मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, परफेक्ट सर। ठीक है। सबसे पहला मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यस सर कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे इनवाइट किया। जितनी अपनी तारीफ की उतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस इंडस्ट्री में। नहीं नहीं ऑलरेडी सर। बड़े दिग्गज लोग जो आपके सभी अपलाइन लोग हैं, जिसमें मैं हमेशा मतलब मेरा बहुत कम लोगों के साथ दोस्ती रहा है। और इसमें मतलब मैं सबसे ज्यादा मैं जिनको लाइक करता हूँ, जिनको मैं हमेशा बड़े भाई जैसा मानता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे दिल की बात जिनके साथ मैं ओपन होके बात करता हूँ, ऐसे डायमंड एग्जीक्यूटिव हरीश शेट्टीगर सर, यस सर। काफी उनका मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा है। आज आपने जो बताया मेरे बारे में, उसमें हरीश शेट्टीगर साहब का बहुत बड़ा योगदान है मेरे अचीवमेंट में। और उन्होंने हमेशा मुझे कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हरीश शेट्टीगर सर को कि छोटा भाई समझ के मुझे हमेशा कोऑपरेट करते हैं। हरीश शेट्टीगर साहब के माध्यम से नत्थू भाई पटेल जी को मिलने का मौका मिला और नत्थू भाई जी के साथ में भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ। नत्थू भाई भी बहुत जबरदस्त एक अच्छे इंसान है। उम्र नहीं देखते लेकिन दोस्ती बहुत मजबूत बनाते हैं। तो नत्थू भाई पटेल जी ने भी आज आप लोगों के सामने आने का मौका दिया, तो नत्थू भाई पटेल जी को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ऑल हार्मनी ग्रुप्स के आईटीसी अनाबा लीडर्स, जिसमें आर डी पटेल साहब हो सकते हैं, प्रकाश पटेल जी हो सकते, डीएस पटेल जी हो सकते, संजय पटेल जी हो सकते, यश पटेल जी हो सकते हैं। और मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने हरीश शेट्टीगर साहब के ही नक्शे कदम पे जो चल रहे हैं, शशांक जी। उनको मैं कभी भी कॉल करता हूँ, शशांक भाई आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। तो शशांक जी भी पापा से भी डबल है वो सपोर्ट करने के लिए। राइट सर। तो और मतलब हरीश शेट्टीगर साहब का वो दूसरा अवतार है, तो शशांक शेट्टीगर साहब को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर सीटीसी जी के पटेल साहब है, फिर जीजे झाला साहब है, एच पटेल जी है, निशांत नाई सर है, आनंद पोकर जी के साथ में भी एक दो बार मुलाकात हुई थी। और हमारे सभी माई लाइफ स्टाइल के गुजरात के हार्मनी ग्रुप के लीडर्स और ऑल डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का आज के इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में मैं दिल से वेलकम करना चाहूंगा। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो स्क्रीन शेयर करने का मुझे ऑप्शन है ना यहाँ पे, यश पटेल जी? यस सर, आपको को होस्ट बना दिया, आप कर ठीक सकते है, हैं। मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ, मुझे नो कुछ प्रॉब्लम समझ में सर। नहीं आता टेक्निकली, तो थोड़ा बीच बीच में गलती हो सकता है। नो प्रॉब्लम सर। मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे लॉग इन करना था लैपटॉप के ऊपर, मतलब कंप्यूटर के ऊपर, मेरा पहला ज्वाइनिंग आया था और मुझे लॉग इन करने आता नहीं था। तो हमारे उस वक्त हमारे न्यू बॉम्बे में, मैं बेसिकली वाशी नई मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और हमारे नई मुंबई में सत्यम सीपी के साइबर कैफे होते थे बहुत सारे। यस सर। और मेरे दोस्त का ही था, सत्यम सीपी साइबर कैफे मेरे दोस्त का ही था। तो और पहले के जमाने में क्या था कि साइबर कैफे एकदम हाउसफुल चलता था, वेटिंग में रहना पड़ता था। तो यस सर। मैं मेरे जिस दोस्त का लॉगिन मेरे पास में आया था बहुत एक्साइटेड था लॉगिन करवाने के लिए, और मुझे लॉगिन नहीं आता था, मेरे अपलाइन मेरे से दूर थे। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, अगर इनको मैं बताऊं कि मुझे लॉगिन नहीं आता है तो शायद वो कह देगा कि अनपढ़ आदमी है, इसे इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसके साथ जुड़ने से मुझे फायदा नहीं होगा। तो राइट। मैंने क्या कर दिया कि उसको लेके गया साइबर कैफे में। और मुझे आज भी याद है, मेरा दोस्त है न्यू बॉम्बे में वाशी में, उसका सत्यम सिटी साइबर कैफे था सेक्टर 2 में, किरण नाम है उसका। उसके पास जाके उसको बताया कि देख किरण, मुझे तो ये इंटरनेट वगैरह अपना कोई ताल्लुक नहीं है, तो अभी मेरे को एक लॉग इन करना है, एक आदमी का ज्वाइनिंग कराना है, लेकिन क्या है ना, मेरे को आता नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे को ऐसे पीसी पे बिठाना बाद में जो पीसी ऑलरेडी आपका चलता नहीं हो। तो वो बोला देख मेरे पीसी सब चालू है, लेकिन मैं एक पीसी का नीचे से मशीन बंद करके रखता हूँ, उसको क्या कहते हैं वो कंप्यूटर के मशीन को, सीपीओ, सीपीयू। सीपीओ यस। बंद करके रखता हूँ, ताकि फिर तो ये हो जाएगा। तो फिर मैं गया, वो सीपीओ बंद किया था उसने, और वो मशीन के ऊपर मुझे वो पीसी के ऊपर बिठाया। और फिर मैं बोला रे चल नहीं रहा, बोला अभी तो चलता था लेकिन अभी वो कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो फिर मैं, जो मेरे साथ जो बंदा था, उसको बोला देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या है ना कि अपन आपका लॉगिन शाम को करते हैं। और फिर मैंने मेरे अपलाइन को पकड़ लिया
और फिर शाम को जाके उसका लॉगिंग किया, कोपर खेने में जाके लॉगिंग किया। हमारे न्यू बॉम्बे में कोपर खेने करके एक एरिया है, वहां पे जाके उसका लॉगिंग किया। उस दिन से लेके आज तक मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूं, लेकिन मेरा बटन कीबोर्ड के ऊपर मेरा जो उंगली है वही बटन के ऊपर जाता है, जिसको दबाने से 2,10,000 आता है। यश पटेल साहब, बात समझ में आई मेरी? यस 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 हाँ, यस तो सर। हाँ, समझ सकते कि मैं टेक्निकली कितना होशियार आदमी हूँ। तो आप बीच बीच में आप मुझे कोऑपरेट करना, सपोर्ट नो करना। प्रॉब्लम सर। तो थोड़ा मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग के लिए मैं उनका हेल्प लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा संकल्प सर जरा। इकनच करो। स्क्रीन दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख गया है ना सर? यस सर। ठीक है, तो जैसे कहा यश भाई ने कि मेरी 3 आईडी आईटीसी है। मैं यहाँ पे आगे जाके आप लोग को प्रूव भी कराऊंगा कि मेरी 3 आईडी आईटीसी है। सब बीवी डिटेल्स भी दिखाऊंगा लेटेस्ट अभी के। इसी वक्त मैंने अभी वो बीवी डिटेल्स स्क्रीनशॉट निकाल के थोड़ा बहुत मेरे दोस्त से पीपीटी बना के लिया, वो भी दिखाऊंगा। मेरा लास्ट ईयर का फॉर्म 26 सेल्स भी दिखाऊंगा, ये साल का भी दिखाऊंगा। लॉकडाउन में मई मंथ की मेरी 1 महीने की इनकम क्या थी लॉकडाउन में, वो भी दिखाऊंगा। सारे प्रूफ के साथ बात करूंगा। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे, नियर अबाउट मेरे ख्याल से 500 से अधिक लोग ये सिस्टम के ऊपर है, और कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर भी मुझे देख रहे हैं। यस सर, 800 लोग हैं अभी। हाँ, 800 लोग नियर अबाउट मुझे सुन रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ। मैंने कभी स्टेज के ऊपर ज्यादा बात नहीं की। वो थोड़ा बहुत कोई सेमिनार में जाके एक्सपीरियंस शेयरिंग शेयर करता हूँ। लेकिन आज हरीश शेट्टीकर साहब और नत्थू भाई पटेल साहब, इनके माध्यम से आज आप लोगों के सामने आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं भी आप ही के जैसा ही एक साधारण व्यक्ति था, आज असाधारण जिंदगी जी रहा हूँ। और मैं किस परिवार से बिलोंग करता था, मेरे परिवार में क्या क्या परिस्थितियां थी, और मेरे घर में कौन कौन लोग थे, कौन कौन व्यक्ति को क्या क्या तकलीफें हुई जीवन के अंदर, उन तकलीफों के कारण मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, आज मैं ये सब चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ मैं मेरे लाइफ का जर्नी आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा मेरा हिंदी बम्बई लैंग्वेज का होगा, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बम्बई लैंग्वेज का जो हिंदी होता है थोड़ा एरोगेंटली होता है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, मेरी भावनाओं को समझ लीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ आखिरी तक रहोगे, एंड तक रहोगे, ताकि कोई अगर मेरे जैसा बंदा हो तो उसके जीवन में भी आज के सेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। वैसे तो कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोगों ने हरीश शेट्टीकर साहब के माध्यम से सुने होंगे, नत्थू भाई पटेल साहब के माध्यम से सुने होंगे, आपके टीम के बहुत सारे आईटीसीज, बहुत सारे जबरदस्त सीटीसीज, एनटीसीज लीडर के माध्यम से सुने होंगे। आप लोगों को तो ये बिजनेस को कैसे बढ़ाना उसका ज्ञान सभी को होगा। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये बिजनेस में मैं क्यों आया और आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, आप इस बिजनेस को क्यों करें, ये बात आज मैं आप लोगों को समझा के जाऊंगा दोस्तों। तो मेरी 3 आईडी जैसे कि आईटीसी लेवल पे बताई यहाँ पे। मेरा नाम शंकेश दत्तात्रेय वायाल, मैं न्यू बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 15 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के अंदर हूँ, ये इंडस्ट्री के अंदर हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हूँ। और ये बिजनेस में जुड़ने से पहले मैं क्या था, मेरे जीवन में क्या दिक्कतें थी, मेरा जीवन किस तरीके से चल रहा था, और मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति ने किस तरीके से अपने लाइफ को एडजस्टमेंट के सहारे जिया है, वो थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे परिवार में दोस्तों, ये मेरा छोटा सा परिवार था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ लोग आज हमारे साथ में नहीं है। यहाँ पे मेरे पिताजी है, माताजी है, और ये हमारे बचपन का फोटो है। बीच में कैप पहन के मैं हूँ, मेरे एक साइड में मेरे माताजी के यहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब है, मेरा छोटा भाई है और मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरे पिताजी का बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस था,
और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जन्म लिया अमीरी में, गोल्ड स्पून में हम सब लोग पैदा हुए थे। हमारा बॉम्बे में एपीएमसी मार्केट में बड़ा उद्योग था, बड़ा व्यापार था, और जीवन खुशी खुशी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था, बहुत मस्त लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक से हमारे जीवन में एक संकट आ गया, अचानक से हमारे लाइफ में ना आए, और वो दिन आ गया, मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। जिस दिन मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, उस दिन मेरे पिताजी को हॉस्पिटल कराया गया। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल में उनके ऊपर ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। उस दिन मेरे पिताजी घर के अंदर बेड के ऊपर रहे, और उनकी बॉडी ने उतना सपोर्ट नहीं किया, और फिर उनके पैरालिसिस अटैक आने के बाद कुछ दिनों के बाद में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उनकी डेथ हो गई। 13 जनवरी 1997 को मेरे पिताजी हम लोग को इस दुनिया से छोड़ के चले गए। और फिर पिताजी जाने के बाद में दुनिया ने एक नया रूप हम लोग को दिखाया। लाइफ में एक दुनिया की हकीकत क्या है, वो पिताजी जाने के बाद में हमें दोस्तों समझ में आ गई। और पिताजी के देहांत के बाद हम लोग के लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। क्योंकि जब पापा थे, मेरे पिताजी थे, तब लाइफ एकदम मस्त चल रहा था, एकदम स्मूथली चल रहा था, बहुत लाड़ प्यार में हम भाई बहन रहते थे, बहुत खुशी वाला माहौल होता था। एक व्यापारी के लड़के मतलब हर दिन घर में पैसा खेलता था, हर दिन नोट नोट दिखती थी, नोट के बंडल दिखते थे। लेकिन जब पिताजी गए, तो पिताजी जाने के बाद में दोस्तों मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, हम 5 लोगों को जिस तरीके से तकलीफें हुई, वो तकलीफें मैं हमेशा भगवान से जब प्रार्थना करता हूँ, तब यही प्रार्थना करता हूँ कि जिन तकलीफों का सामना, जिन दुख का सामना, जिन हादसों का सामना मेरे परिवार ने किया, ऐसे मेरे दुश्मन के लाइफ में भी ना आए, ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति के लाइफ में कभी वो नौबत ना आए। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो मेरी माँ है, यहाँ पे मेरी माता जी का जो आप लोग फोटो देख रहे हो, ये जब मेरे पिताजी थे तब ये इनके पूरे मैके में, इनके पूरे बहनों के साथ में, ये मेरी माता जी एकदम पावरफुल थी, पैसे से पावरफुल थी। जब कोई ओकेशन आता था, कोई शादी ब्याह रहता था, तो 50-50 तोला गहना पहनती थी अपने गले में, हाथ में 10-10, 20-20 तोले का बांगड़ी रहता था मेरी माता के हाथ में। लेकिन ये मेरी माँ को मेरे पिताजी जाने के बाद दोस्तों घर में सब्जी बेचना पड़ा। मेरी माँ को घर पे सब्जी बेचना पड़ा। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ 2-3 धनिया की गड्डी लेके आती थी, 1.5-2 किलो मिर्ची लेके आती थी, थोड़ा बहुत अदरक लेके आती थी, और कड़ी पत्ता लेके आती थी, और 50 पैसे का मसाला, 1 रुपए का मसाला, वो जो धनिया, मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ता, ऐसा 50 पैसे का, 1 रुपए का बेच बेच कर 100, 125, 150 रुपए का धंधा होता था हमारा दिन में घर का। वो वारना आइसक्रीम का एक प्लास्टिक का डिब्बा आता था, वो मेरे माता जी का गल्ला होता था, काउंटर होता था, और वो 100, 125, 150 रुपए में वो मसाला बेच के, वो सब्जी बेच के, उस दरमियान दोस्तों हमारा घर चलता था। जिस घर में लाखों रुपए खेलते थे, उस घर का मुखिया जाने के बाद, उस घर का मेन आदमी जाने के बाद, उस घर के हर एक व्यक्ति को किन चीजों का सामना करना पड़ा। मेरी माँ को सब्जी बेचनी पड़ी। उसने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि उसको सब्जी बेचना पड़ेगा। ये मेरी माँ, मैं आपको बताऊं, जो 40-40, 50-50 तोला गोल्ड पहनती थी शादी ब्याह में, हमेशा पैसे उसके पर्स में होते थे, बड़े बड़े बंडल्स होते थे नोटों के। उस माँ को एडजस्टमेंट की लाइफ उस लेवल पे करनी पड़ी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी जाने के बाद में मेरे माताजी का हमने गोल्ड बेच बेच के घर चलाया, गोल्ड बेच बेच के घर चलाया।
और उनका आखिरी जो गोल था, उनके गले में 2 सोने की बाटी थी और काले मणि की माला थी, और उसमें 2 सोने की छोटी छोटी मणि थी, उसको वाटी बोलते हैं हमारे मराठी में क्या। वो भी हमने बेचा, और वो भी बेचकर आखिरी उसका जो गले का सोना था वो भी बेच के हम लोग ने खाया। मेरी माँ ने मुझसे और मेरे बड़े भाई से एक दिन कहा कि बच्चों, अरे आपने तो मुझे, गला मेरा पूरा खाली रहता है, मेरे गले में कुछ भी गोल्ड नहीं रखा है, एटलीस्ट 100-125 रुपए का काले मणि का एक माल तो लेके आओ ताकि मेरा गला खाली नहीं बैठे। और मुझे बताने के लिए इतना दुख पड़ा है दोस्तों कि वो मेरी माँ को हम लोग दे नहीं पाए, और ठीक उसके 1.5-2 महीने के बाद मेरी माता जी का देहांत हुआ। बहुत तकलीफ हुआ। 11 फरवरी 2003 हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन। पिताजी तो चले गए 1997 को, लेकिन 2003 में माताजी भी छोड़ के चली गई। 4:17 शाम के टाइम मेरे माताजी ने आखिरी सांस ली। आज भी वो दिन, आज भी वो हादसा, वो दिन मैं भूल नहीं पाया। जिस दिन मेरी माँ ने आखिरी सांस लिया, उनका बॉडी, उनका प्रेत हमारे घर पे पड़ा था। हम 3 भाई और बहन, हम रो रहे थे। माँ नहीं इस दुनिया में रही, माँ ये दुनिया छोड़ के गई, रो रहे थे। और एक जगह पे रो रहे थे और एक जगह पे मन में सोच रहे थे कि अभी इनको उठाने का कैसे, क्योंकि इनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी हमारे पास में उस वक्त पैसा नहीं था। मेरी माँ ने, जिसने हमें जन्म दिया, उस माँ को अंतिम दिन, उस माँ को अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे दोस्तों हमारे पास में पैसा नहीं था। 18 साल हो गए मेरी माता जी को जाके, 18 साल। और 18 सालों में आज तक हम 3 भाई और एक बहन को आज तक पता नहीं है कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार का खर्चा किस आदमी ने किया। कितना गरीबी देखना चाहिए एक व्यक्ति ने लाइफ के अंदर। जब मेरी माँ बीमार पड़ी, मैं आपको बताऊं, मैं और मेरा बड़ा भाई उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, और वो आती नहीं थी डॉक्टर के पास में, तो हम जबरदस्ती करके उसको लेके जाते थे मेरी माँ को। और हम हमारी माँ को जबरदस्ती जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, हमारे नई मुंबई में वाशी डेपो, बस डेपो है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे एक बड़ा हॉस्पिटल था, लक्षद्वीप हॉस्पिटल। वहां पे एक एमडी डॉक्टर थे, डॉक्टर संजय सताले जी। मैं नाम क्यों बता रहा हूं, कभी अगर आपको मौका है तो आप उस हॉस्पिटल में जाके आप चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो। वो संजय सताले डॉक्टर साहब के पास जब मेरी माँ को हम लोग लेके जाते थे, तब मेरी माँ वो डॉक्टर को बोलती थी कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप बाहर की दवाई लिख के मत देना, आपके पास जो दवाई है ना वही दवाई देना। तो डॉक्टर साहब कहते थे मेरी माँ को, मौसी आप चिंता मत करना, आप मेरे पास इलाज के लिए आया करो, दवाई का खर्चा जो भी है वो हम लोग बाद में हिसाब करेंगे, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बैच के साथ उनसे पैसा ले लूंगा मैं, लेकिन आप आया करो। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये बताने के पीछे का रीजन क्या, मैं कोई स्टोरी बता के, मेरी स्टोरी, मेरे लाइफ की स्टोरी बता के मेरा कोई इंपॉर्टेंस बढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे किस परिस्थिति से हम लोग गुजरे, मेरे घर का हर एक व्यक्ति, जब पिताजी जाने के बाद में उन्होंने किन किन तकलीफों को झेला है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं आज 3 आईडी आईटीसी हूं, तो क्या रीजन है 3 आईडी आईटीसी बनने के लिए? आज करोड़ की इनकम आ रही है, तो क्या रीजन है करोड़ की इनकम आने के लिए? आपको इस बिजनेस में जुड़ने के बाद ट्रेनिंग दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आपके पास कोई पर्पस नहीं है, जब तक आपके पास कोई पेनफुल स्टोरी नहीं है, तब तक दोस्तों कामयाबी आपके लाइफ में नहीं आएगी। मेरी मां ने जिस तकलीफ को उठाया है ना दोस्तों, मुझे उस परिस्थिति की बहुत चीड़ है।
उन दिनों का मैंने रिवेंज लिया है। भले आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ऐसी कई सारी माता है जो आंख बंद करने से पहले अपने बेटे का, अपने बच्चे का कामयाबी देखना चाहती है। और ऐसे कई सारे यंग लोगों को, कई सारे बच्चों को, कई सारे बेटों को मैं यही समझाना चाहता हूं कि मेरे पास में दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत है माँ बाप, वो नहीं है जो आपके पास में। जीते जी अगर आप पुण्य का काम कमाना चाहते हो तो एक बार उनके चेहरे के ऊपर आपके कुछ अच्छे करने से खुशी लेके आना। हर जन्म में आपको ऐसे माता पिता मिलेंगे। मेरी माँ जब 8 आना 50 पैसा 1 रुपये का जब मसाला बेचती थी ना, और उसमें जब घर चलता था ना, एडजस्टमेंट करके लाइफ चल रहा था दोस्तों। हमें किराने वाला दुकानदार उधारी नहीं देता था सामान, तो जब हम उधारी करते थे तो उधारी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था। मेरे पिताजी जाने के बाद में हम 4 बहन भाइयों ने, हम लोगों ने ऐसे कितने दिन निकाले होंगे कि हमारे घर पे खाना नहीं बनता था, हमारे घर पे खाना नहीं बनता था। मेरी माँ को तो जीते जी तकलीफ हुआ ही हुआ, लेकिन जाते वक्त भी हम अंतिम विदाई भी हमारे पैसे से हमारी माँ की नहीं कर पाए। ये बात का दुख आज भी मेरे लाइफ में, मेरे पास में, मेरे साथ हमेशा है। ये मेरी बड़ी बहन है, इनकी शादी हो गई, सगी बहन है, इनकी शादी हो गई मेरी बड़ी बहन की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में जब शादी होती है तो बहन की हो या भाई की हो, 8-10 दिन तो पहले आप एंगेज रहते हो उस शादी की तैयारी में। और मेरी बड़ी बहन की शादी हमारे गांव में हुई। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों हमारी बहन की शादी के दिन दोपहर को 3 बजे गांव में पहुंचे, क्योंकि बहन के शादी में जाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए जाने के बाद भी हमारे पास पैसा नहीं था। किसी की गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठकर हम लोग गए शादी के दिन। जो मेरे बहन के शादी में हमारे रिश्तेदार जाने वाले थे, उनके गाड़ी में बैठ के हम लोग शादी में गए दोस्तों। मेरी बड़ी बहन हमारे वाशी में नहीं, बॉम्बे में रहती थी, हमारे बगल में रहती है। हम 3 भाई जब उसके घर पे जाते थे तो हम लोग हाथ के ऊपर लिख के देते थे बहन को कि सिस्टर 20 रुपया चाहिए, ताकि उसकी सास ससुर ना देखे, तो हाथ के ऊपर लिखते थे और उसको दूर से दिखाते थे। और जब वो देखती थी हाथ के ऊपर लिखा है 20 रुपया चाहिए, कागज लेती थी, कागज के अंदर 20 रुपए का नोट डालती थी, गोला बना के खिड़की से फेंक देती थी, और वो गोला उठा के हम भाई लेके जाते थे, और वो 20 रुपए में जो भी वड़ा पाव बिड़ा पाव आता था वो हम लोग खाते थे। ऐसे दिन देखे दोस्तों, बहुत बुरे दिन देखे। यही बड़ी बहन जिनकी शादी के बाद, इनकी जब पहली डिलीवरी जब थी, हमारे घर पे जब इनको डिलीवरी के टाइम लाया गया दोस्तों, ये मेरी जो बड़ी बहन है ये हार्ट पेशेंट है। ये 7th स्टैंडर्ड में थी तब उनको चेस्ट में पेनिंग होना शुरू हो गया। तो बॉम्बे में केम हॉस्पिटल है, वहां पे जब दिखा, मेरे पिताजी तब थे जिंदा, तब की मैं बात बोल रहा हूँ। उस वक्त मेरे पिताजी ने जब बड़ी बहन को ट्रीटमेंट केम हॉस्पिटल में चालू कर दिया, तब डॉक्टर ने बताया था कि आपके लड़की के हार्ट में जो वॉल है, वॉल को छेद है, तो आगे जाके आपके लड़की का शादी से पहले ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी शादी करनी पड़ेगी। और मेरे पिताजी, मेरे बहन के शादी के पहले उनका डेथ हो गया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब मेरे पिताजी का डेथ हो गया तो उसके पहले वो किस टेंशन में थे, बहन के शादी के प्रेशर में थे। और उनको जब पैरालिसिस का अटैक आया, तो पैरालिसिस का अटैक आने के बाद मेरे पिताजी को एक चीज समझ में आई कि वो अभी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो मेरे पिताजी ने मेरे चाचा लोगों से मेरे बहन के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे की हेल्प मांगी, जो उनके सगे भाई मेरे 4 चाचा जी है। और मेरे 4 चाचा जी बहुत अच्छा पोजीशन है हमारे गांव में, बहुत बढ़िया है। अगर कोई खेत बेचने निकलता है तो रातों रात खरीदते, इतना मालदार पार्टी है।
और मेरे पिताजी ने मेरे चाचा लोग से हेल्प मांगी, लेकिन मेरे चाचा लोग ने उनको हेल्प किया नहीं, उनको पैसा दिया नहीं। दुख उस बात का होता है कि मेरे पिताजी ने जिन भाइयों को बचपन से संभाला, अपने छोटे भाइयों को लाड प्यार में संभाला, उनके लिए उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, उनके लिए उनकी शादियां कराई, लेकिन जब मेरे पिताजी का टाइम आया तो मेरे चाचा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और मेरे पिताजी का डेथ हो गया और मेरे बहन का शादी भगवान की दया से शादी भी हो गया। लेकिन जब ये पहले डिलीवरी के टाइम मेरी बहन हमारे पास आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार्ट पेशेंट होने की वजह से डॉक्टर ने, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि इस लड़की का डिलीवरी करना है तो अच्छे हॉस्पिटल में करना पड़ेगा। और उस हॉस्पिटल में जब इनका डिलीवरी के टाइम जब प्रेशर आएगा, चेस्ट के ऊपर पेन होगा, तो ये ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, इसका ऑपरेशन आपने कराया नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा बहुत है। तो मैं, मेरा बड़ा भाई, हम लोग जब घर पे आए तो हमारी माँ के साथ हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर ने इस तरीके का खर्चा बताया, करने का क्या। तो माताजी ने कहा कि एक काम करते बच्चों कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करेंगे, हम लोग बॉम्बे में केम हॉस्पिटल में जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला है वहीं पे हम लोग उसका डिलीवरी के लिए एडमिशन कराते हैं। और मेरी माँ ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से हमने हमारी बहन को एडमिट कराया डिलीवरी के लिए केम हॉस्पिटल में। मैं रहता था न्यू बॉम्बे में, सानपाड़ा के अंदर, और केम हॉस्पिटल जो है हमारे घर से कम 30-35 किलोमीटर की दूरी पे बॉम्बे में। मेरी बहन डिलीवरी के लिए जब हमारे पास मैके में आई, जिस दिन 6 अक्टूबर की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और 6 अक्टूबर के दिन जिस दिन मेरे बहन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे माँ ने बोल दिया कि बेटा भी इसको लेके जाना पड़ेगा केम हॉस्पिटल में। हम 3 भाई, तीनों ने उस वक्त घर छोड़ा और अपने अपने दोस्तों से जो भी पैसा मांग के लाया, वो आज भी अमाउंट मुझे याद है 380 रुपए का अमाउंट जमा करके लाया। उसमें 4 आना और 8 आने का कॉइन भी था, और वो 380 रुपया लेके आए मेरा बड़ा भाई और मेरी माँ मेरी बहन को टैक्सी भाड़े से करके केम हॉस्पिटल लेके गए। हालांकि उस वक्त मेरी बहन हार्ट पेशेंट है, उसे पहले से ही वॉल के अंदर छेद है, उसे पहले से ही तकलीफ था, लेकिन वो जो दर्द था, वो दर्द को कभी उसने मैके को, कोई आदमी को, कोई भाई को या अपने माँ को कभी बताया नहीं, क्योंकि वो जानती थी मेरे मैके की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है। उस बहन के लिए उस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत थी, अच्छे डॉक्टर का सेटअप होने की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त उसके माँ के पास, भाइयों के पास वो खर्चा करने के लिए, डिलीवरी का खर्चा करने के लिए 50,000 लाख रुपया नहीं था दोस्तों। तो उस बहन ने जो पेन उठाया, वो पेन क्यों उठाया? क्योंकि वो जानते मेरे भाई छोटे, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है फाइनेंशियली। मेरी माँ 100-125 रुपए का धनिया और सब्जी बेचकर 100-100 रुपए का दिन का धंधा करती है और उससे घर चलता है, वो जानती थी। लेकिन उसने उस पेन को दोस्तों उठाया, उस तकलीफ को उठाया, और उस वक्त उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उसके जीवन और मरण का उस वक्त संबंध था दोस्तों। तो ये जो तकलीफ मेरे बहन ने उठाया ना, ये आज भी मेरे आंखों के सामने, आज भी हम वो चीज को भूले नहीं दोस्तों, आज भी हमने वो सब चीजों को याद रखा है मन के अंदर। आपको क्या लगता है, 2 लोगों ने ना बोल दिया, 4 लोगों ने ना बोल दिया, हम लोग हथियार छोड़ देते बिजनेस के अंदर? 10 लोग की टीम बन गई, उसमें से 5 लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग बोलते कि यार 10 लोग तो जुड़ गए, 5 लोग काम नहीं कर रहे, 5 लोग काम करते, तो हम लोग हथियार छोड़ देते बिजनेस के अंदर। हम लोग फील्ड पे जाना बंद कर देते, हम लोग प्लान दिखाना बंद कर देते, हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर देते, हम लोग प्लान लोगों को फॉलो करना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि लोग ना बोलते। लेकिन दोस्तों मेरे साथ में भी यही हुआ है, मुझे भी लोगों ने ना बोला है, मेरे साथ में भी ऐसा कई बार हुआ कि टीम बनी टूटी, लोग आए गए, लेकिन मैंने जीवन में एक चीज हमेशा अपने साथ कमिटमेंट की है कि मेरे साथ कौन जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कहां पे जाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो हादसे मेरे जीवन में पिताजी जाने के बाद में,
मेरे पिताजी का डेथ होने के बाद में मेरे माँ ने जिस संघर्ष को झेला है, जिन तकलीफों को झेला है, मेरी बहन ने जिस संघर्ष को झेला है, जिस तकलीफ को झेला है दोस्तों, ये चीज मैं आज भी नहीं भूल पाया। अगर कोई ना बोलता है तो मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि उस आदमी के ना बोलने से अगर मैं रुक जाऊं तो मेरे बहन भाई, मेरे घर में जो भी लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, उनके सपनों के ऊपर मैं पानी डाल रहा हूं। तो मेरे साथ कौन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे किन के लिए इस बिजनेस को करना है मैंने हमेशा याद रखा। उस बहन की तकलीफ को याद रखा दोस्तों, उस माँ की तकलीफ को याद रखा, उस माँ की अंतिम विदाई करने के लिए पैसा नहीं था, उस दर्द को आज भी याद रखा दोस्तों। तो मेरे बहन ने भी बहुत तकलीफ उठाया मेरे पिताजी जाने के बाद। ये मेरा बड़ा भाई, मैं आपको बताऊं, इनका शादी हुआ, इनका जब शादी हुआ मेरे बड़े भाई का, तो इनके शादी में जो शादी का दूल्हे का कपड़ा जो पहना जाता है, ये मैं भाड़े पे लेके आया था सूट। मेरे बड़े भाई के शादी के दिन भाड़े पे सूट लेके आया था। और जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो मेरा बड़ा भाई और हम क्या करते थे, हम सलून की दुकान चलाते थे। मैं कोई नाई नहीं हूं, लेकिन एक वक्त आया कि मुझे सलून का धंधा करना पड़ा। एक ऐसा सिचुएशन आया कि हमें नाई का धंधा करना पड़ा दोस्तों। और मेरे भाई की जो बीबी है वो डॉक्टर है, मेरी भाभी जो है वो डॉक्टर है। और जब मेरे भाई का शादी हुआ तो शादी के टाइम पे मेरे भाई का जो दूल्हे का कपड़ा था, वो दूल्हे का कपड़ा मैं भाड़े पे लेके आया था। ये मेरा बड़ा भाई कितना तकलीफ उठाया मुझे याद है मेरे जीवन में। मेरा छोटा भाई यहाँ पे जो कैप पहन के यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये छोटा भाई 11वीं के क्लास में कॉलेज में जब जाता था तो 5 से 6 किलोमीटर दूर पैदल पैदल जाता था, 5 से 6 किलोमीटर दूर पैदल पैदल आता था कॉलेज से। एक ही जींस पैंट पहनता था, 2 दिन में एक जींस पैंट पहनता था और तीसरे दिन धोता था, वापिस वही जींस पैंट पहनता था। कोई जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसका एक सपना होता है कि मेरे पास में अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास में कॉलेज में खर्चा करने के लिए, कैंटीन में दोस्तों के साथ मजे करने के लिए, पिक्चर देखने के लिए मेरे पास पर्स में पॉकेट मनी होना चाहिए। मेरे भाई के पास नहीं होता था कभी। और उस वक्त मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर मेरे छोटे भाई को आधे साल में, 11वीं के आधे साल में घर पे बिठाया, ये कह के घर के बिठाया कि बेटा अपनी माँ बीमार होती है, मैं और बड़े भैया जब घर के बाहर होते हैं तो माता के ऊपर ध्यान देने के लिए कोई होता नहीं है, आप एक काम करो कि माता जी के ऊपर ध्यान दे दो, जब माता जी ठीक हो जाएगी तो हम वापिस आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उस वक्त हमारी औकात नहीं थी, हमारी सिचुएशन नहीं थी कि हम हमारे छोटे भाई को कॉलेज आगे कंटिन्यू कर पाए, उसे 11वीं का पूरा 1 साल पूरा एजुकेशन दे पाए। उस वक्त हमारी वो सिचुएशन नहीं थी दोस्तों। ये मेरा छोटा भाई मेरे पिताजी गुजरने के बाद, माँ गुजरने के बाद में, इन्होंने कभी हमारे सामने कभी जिद नहीं किया कि दिवाली में पटाखा चाहिए, दिवाली में कपड़ा चाहिए, कोई त्योहार आए तो कपड़ा चाहिए, कभी जिद नहीं किया दोस्तों। मेरे छोटे भाई ने और मैंने मिलके, मैं आपको क्या बताऊं, लोगों के दारू के ग्लास धोए। मेरे माँ बाप जाने के बाद में किन किन चीजों का हमने संघर्ष किया, क्या क्या चीजें करनी पड़ी जीवन के अंदर। बहुत भयानक दिन थे दोस्तों। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले बहुत तकलीफ उठाया। और ऐसे ही हमारे परिवार में जब मेरे पिताजी 13 जनवरी को गुजर गए 1997, करीब आज 23-24 साल हो गया। फिर उनके बाद मेरी माँ चली गई 2003, 11 फरवरी 2003 में माता जी का देहांत हुआ। और फिर ये हम 3 भाई है, यहाँ पे मेरी बड़ी बहन है। आज हम चारों लोग इस बिजनेस में एक साथ में, बहुत अच्छा लगता है कि चारों लोग इस बिजनेस में एक साथ में। जिस बहन ने हम लोग को माँ बाप जाने के बाद में संभाला, देखा, मेरा दायित्व बनता है कि उस बहन के लिए मैं मेरे जीवन में कुछ करके जाऊं। आज मैं आपको बताऊं, मेरी बहन का भी आईडी मेरे साथ में इस बिजनेस में। इस साल आप सभी लोगों ने रक्षाबंधन बनाया, मैंने भी बनाया, लेकिन रक्षाबंधन जिस वीक था वो वीक भी मेरे बहन के खाते में माई लाइफस्टाइल बिजनेस से लगभग 45,000 रुपए का इनकम गया। मैं मेरी बहन की साल में एक बार रक्षा नहीं करता हूँ, 365 दिन रक्षा करता हूँ। हर हफ्ते मेरे काम करने से मेरे बहन के खाते में पैसा जाता है। मेरी बहन 2 आईडी पे आरटीसी है,
रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर 2 आईडी पे मेरी बहन के आईडी मैंने लेके रखे, वो कुछ नहीं करती, मैं ही करता हूँ। उसके लेफ्ट राइट में मैंने बिजनेस चालू किया है, मेरे लोगों को जोड़ के वही बिजनेस को मैं डेवलप कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं करती। लेकिन यही बहन का गोल्ड गिरवी रखे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत की थी। यही बहन का मंगलसूत्र गिरवी रखे मैंने 15 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत की थी दोस्तों। यही बहन के घर पे हम 3 भाई जाके खाना खाते थे, तब उसके ससुर उसकी सास उसको डांटते थे कि तेरे भाई हर दिन आते हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो हमको शर्म आती थी कभी कभी। लेकिन मेरी बहन ने वो भी तकलीफ को एडजस्ट किया हम लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस वक्त, और मेरे बहन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा कहता हूँ, भले आज आप बिरयानी खा रहे हो, लेकिन जब आप खाली पेट थे ना, तब आपने जिस व्यक्ति का पेट भरा है दोस्तों, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भूलने का नहीं। मैं आज भी मेरी बहन को कभी भूला नहीं, और इस बहन ने हमारे लिए जितना कंट्रीब्यूट किया हमारे जीवन के अंदर, जितना सपोर्ट किया है दोस्तों, मैं मेरे जीवन में कितनी भी मेहनत करूं और कितना भी लाखों करोड़ रुपए उसको कमा के दूं दोस्तों, उसके उस कंट्रीब्यूशन के सामने दोस्तों मैं कितना भी करूं वो बहुत कम है दोस्तों। तो मेरी बहन ने उसके जीवन में बहुत तकलीफ उठाई, ये मेरा बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये इन्होंने बहुत तकलीफ उठाया उनके जीवन में। आज भी वो सारे पिक्चर, आज भी वो सारे सीन मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे आंखों के अंदर है। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आया दोस्तों 15 साल पहले, जिस दिन मुझे समझ में आया कि यहाँ से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने परिवार के लाइफ में, हर व्यक्ति के लाइफ में, हर सदस्य के जीवन में मेरे परिवार के खुशी ला सकता हूँ दोस्तों, उस दिन से लेके आज तक कभी जीवन में मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं आपको बताऊं, आज मैं 3 आईडी पे आईटीसी हूँ। मेरा बड़ा भाई सीटीसी हो कमिंग आईडी, उसका भी आईटीसी है। मेरा छोटा भाई एनटीसी है, वो भी सीटीसी बनने जा रहा है। मेरी बड़ी बहन 2 आईडी पे आरटीसी है, उसके भी आईडी एनटीसी बनने पे जा रहा है। आज पूरा परिवार एक साथ इस बिजनेस में, तीनों भाई और बहन, चारों लोग एक साथ इस बिजनेस में, बहुत अच्छा लगता है। हर बुधवार को सबके खाते में पैसा जाता है। ऐसे कई परिवार को हमने देखा है दोस्तों कि बचपन में भाई बहन एक साथ खेलते कूदते, लेकिन जब उम्र बड़ी हो जाती है और समय ऐसा आ जाता है कि एक भाई दुबई जाएगा जॉब करने के लिए, एक दिल्ली जाएगा, एक कहीं पे बैंगलोर जाएगा, मिलते कभी साल में एक बार। लेकिन मुझे बताने के लिए फक्र हो रहा है कि मेरे एक सही निर्णय की वजह से आज हम तीनों भाई और बहन एक साथ एक ही बिजनेस में जिंदगी का मजा लूट रहे हैं। ये बिजनेस कोई अकेले करने का नहीं है, ये बिजनेस परिवार के साथ करने का बिजनेस है। और जब आपके परिवार की ताकत इस बिजनेस में आपके साथ लगती है ना दोस्तों, तो बाहर के दुनिया के लोगों की मजबूरी बन जाती है आपको सपोर्ट करना। आज जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, इस बिजनेस को आप अगर बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हो, इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो आप सभी लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाहर के लोगों को जोड़ने से पहले शुरुआत अपने परिवार से करो। अपने परिवार के लोगों का भरोसा जीत लेना। जिस दिन परिवार के लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे ना दोस्तों, उस दिन दुनिया की मजबूरी बनेगी आपके साथ खड़े रहने की। और आज मेरा पूरा परिवार इस बिजनेस में मेरे साथ में। मेरे बड़े भाई के पास मर्सिडीज बेंज है, छोटा भाई होंडा सिटी में चलता है। जैसे वो सीटीसी बनेगा, उसका 3 सीरीज BMW आएगा या तो ऑडी आएगा। आज आप सोचिएगा, एक माँ के 3 बच्चे, एक ही बिजनेस में, तीनों के पास में लग्जरियस कार है, तीनों की आमदनी लाखों के ऊपर है। आज मेरा बड़ा भाई सीटीसी लेवल पे 4 लाख रुपए की इनकम महीने की मेंटेन करता है, छोटा भाई 2.5 लाख रुपए की इनकम महीने की मेंटेन कर रहा है, बहन के घर पे 1.5-2 लाख रुपया महीने का जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि बहन के आईडी सीलिंग जाएंगे, मेरे दोनों भाई के आईडी सीलिंग जाएंगे, मेरे तो 3 आईडी है ही माई लाइफ में सीलिंग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो छाप ही रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे पीछे मेरे भाई भी छापेंगे, मेरी बहन भी छापेंगी। तो जस्ट इमेजिन करना सिचुएशन क्या रहेगी घर की फाइनेंशियली। जिस घर ने 1-1 रुपए के लिए रोया है, इन 3 भाइयों ने 1-1 रुपए के लिए रोया है। आज ये 3 भाई अगर हर वीक 2,10,000 अपने अपने आईडी पे, मल्टीपल आईडी पे कमाएंगे तो कितना मजा आएगा। और दोस्तों वो दिन ज्यादा दूर नहीं है
कि मेरे दोनों भाइयों का सीलिंग जाएगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि मेरी बहन का हर वीक सीलिंग जाएगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि मरते दम तक अगर कुछ अच्छा होगा तो हमारे जीवन में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से होगा और माई लाइफस्टाइल बिजनेस से होगा। ये हमने डिसाइड किया दोस्तों। तो आज हम 3 भाई बहन सभी लोग एक साथ एक बिजनेस में, और मैं हमेशा कहता हूं माई लाइफस्टाइल बिजनेस क्या है। माई लाइफस्टाइल बिजनेस दोस्तों बिछड़े हुए रिश्तों को एक छत के नीचे लाने का बिजनेस है। और हम अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद हमारे लाइफ में भी बिछड़ना पड़ता हम लोग को कमाई करने के लिए। लेकिन भगवान की दया से, माता पिता की आशीर्वाद से आज हम चारों बहन भाई इस बिजनेस के अंदर एक साथ काम कर रहे। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जीवन में दूसरी कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने मेरे जीवन में क्या क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने भाजी मार्केट में जाके धंधा किया। मैंने टेम्पररी जो भी छोटे मोटे जॉब्स होते थे जिसमें 200 रुपया दिन का मिलता था, 150 रुपया दिन का मिलता था, ऐसे भी कुछ काम किए। मैंने सलून का बिजनेस चलाया, मैं लॉटरी सेंटर चलाया, मैं ऑटो रिक्शा गैरेज में 1.5 साल काम किया हूँ। मैं रिक्शा गैरेज में, ऑटो रिक्शा जो चलती है उसका गैरेज का मैकेनिकल पूरा काम जानता हूँ। मैंने थोड़े दिन रियल एस्टेट का काम किया। मैंने शादियों के कार्ड बांटने का काम किया। शादियों के सीजन के टाइम अमीर लोगों के घर की जो शादियां होती है तो उसके कार्ड बांटने का मैं काम लेता था, और वो कार्ड बांटने का भी मुझे पैसा मिलता था। मैंने लोगों के दारू के ग्लास धोए दोस्तों। और ऐसे हालात जब थे, ऐसे सिचुएशन जब थे, लाइफ में अमीर बनने का जब ख्वाब आता था मन के सामने, तो 2 ही चीज दिखाई देती थी कि या तो मुझे जॉब करना पड़ेगा या तो कोई बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। और जब मैं सोचता था कि मुझे जॉब करना है तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मैं मात्र 9 पास हूं। मैं सिर्फ 9वीं पढ़ा हूं, 9 क्लास तक पढ़ा हूं। मेरी शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है सिर्फ 9 पास की है। तो जरा आप सोचिएगा, मुझे 4-5 लाख रुपए की महीने की पगार की नौकरी मिलनी है, तो क्या मैं पात्र हूं? मेरी क्वालिफिकेशन मैनेज कहीं पे मैच करेगी? जॉब के अंदर 4-5 लाख रुपए पगार आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे लिए बाहर की दुनिया में जॉब का ऑप्शन था ही नहीं। फिर मैं सोचता था क्या किया जाए, बड़ा बिजनेस किया जाए। उस हालात में जब मेरे घर पे 2 टाइम का खाना नहीं बनता था, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस हालात में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया डाल के मैं कोई बाहर के दुनिया का बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकता था दोस्तों। तो फिर करने का क्या? तो कुछ ना कुछ तो भगवान हमारे लाइफ में मौका कभी ना कभी देगा, ये उम्मीद थी। और मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि मैं आज क्यों कामयाब हूं, तो मैं अपने आप को पॉसिबिलिटी थिंकर मानता हूं। मैं हमेशा लोगों को यह कहता हूं कि मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर भरोसा रखता हूं। मैं इंसान के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं। और उस वक्त मैं क्या करता था, लोगों के संपर्क में ज्यादा रहता था ताकि कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी मुझे एक अच्छा मौका देगा। और आज से 15 साल पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिला, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूं दोस्तों, बहुत लकी मानता हूं अपने आप को कि मुझे माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसी मैनेजमेंट में जुड़ने का मौका मिला दोस्तों। और जब मैंने माई लाइफस्टाइल बिजनेस ये मैनेजमेंट के साथ अपने करियर की, अपने जीवन की शुरुआत की, मैं आपको बताऊं वो अनुभव ही बहुत कुछ मजेदार था। क्योंकि उस वक्त के हालात कुछ ठीक नहीं थे। हमारे जेब में वड़ा पाव खाने के लिए पैसे होते नहीं थे, लेकिन हम पूरे नई मुंबई में हम पैदल पैदल घूमते थे। एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए मैं 20-20 किलोमीटर पैदल पैदल चलता था दोस्तों। भले आज मुझे आप जगवार में देख रहे हो, जगवार के फोटो में देख रहे हो, वो जगवार आज दिख रही है, लेकिन ये जगवार, ये जग के वार लेने के बाद आई है दोस्तों। जगवार ऐसी नहीं आती है, जग के वार झेलने पड़ते हमें हमारे ऊपर, और वो जग के वार आपको भी झेलने, तब जाके जगवार आएगी, नहीं तो जगवार नहीं आएगी। 20-20 किलोमीटर में पैदल चलाऊं। बम्बई में मैं ट्रेन से घूमता था, तब मैं बिना टिकट के घूमता था। कई बार टीसी ने पकड़ा है, अंदर रखा है। कई बार ऐसे हादसा हुआ है। बिना टिकट के हम ट्रैवल करते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। और ऐसे हालात में बिजनेस किया है क्योंकि हमको हमारे हालात बदलने थे दोस्तों। हमको हमारे परिस्थिति से बदला लेना था। हमें किसी व्यक्ति से बदला नहीं लेना था, हमें सिचुएशन से बदला लेना था। और पता चल चुका था कि यहां से हो सकता है। और जब यह बिजनेस शुरू किया,
मैं लोगों के पास जब बिजनेस लेके जाता था, मुझे आज तक मेरे 15 साल के करियर में 78 लोगों ने रिजेक्ट किया है। 78 लोगों ने मुझे ना कहा है। 78 लोग मुझे इस बिजनेस में रिजेक्ट कर चुके हैं। वो अभी भी कर चुके हैं और शुरुआत में भी कर चुके हैं। 78 लोग मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसमें मेरे रिश्तेदार थे, मेरे खास दोस्त थे, मेरे करीबी लोग थे। लेकिन 78 लोग ना बोलने के बावजूद भी, 78 लोग रिजेक्ट करने के बावजूद भी दोस्तों, हम रुके नहीं, हमने हमारा कार्यक्रम जारी रखा। क्यों? जब कोई आदमी ना बोलता था और मैं ये सोचता था अगर ये आदमी ना बोल दिया है और मैं रुक जाता हूं तो उस बहन के पेन का क्या होगा? उसने जो तकलीफ हमारे गरीबी में उठाई है, उसके तकलीफ का क्या होगा? वो मेरा छोटा भाई जिससे मैंने 11वीं के आधे क्लास में से घर पे बिठाया, वो मेरा छोटा भाई माँ बाप जाने के बाद छोटा था, उसे जीवन में खुशी चाहिए थी, उसने तकलीफ बहुत ली है, कभी दिवाली में पटाखे नहीं मांगे, कभी कपड़े नहीं मांगे। उसके उम्मीदों का क्या होगा मेरे छोटे भाई के? वो मेरा बड़ा भाई जिसके शादी के टाइम उसका शादी का जो कपड़ा पहना, वो जो भाड़े पे लाया, क्या जिस लड़की ने उसके साथ शादी किया, उसको जो वादा करके हमने घर पे लाया, उसके सपनों का क्या होगा अगर कोई ना बोलता है मुझे और मैं रुक जाता हूं तो? दोस्तों, मेरे अंदर मोटिवेशन कहां से आया? मैं इस बिजनेस में क्यों कामयाब बना? मैं इस बिजनेस में कामयाब उन सिचुएशन की वजह से बन गया जिन सिचुएशन ने बहुत तकलीफ दिया था। एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति जीवन में कोई भी फील्ड का बड़ा आदमी हो, उस व्यक्ति की आप अगर बायोग्राफी पढ़ते हो, उसका आप केस स्टडी करते हो, तो मैं आपको बताऊं वो आदमी क्यों कामयाब हुआ, तो उस आदमी के पीछे कई सारी तकलीफें थी जिसके कारण वो आदमी कामयाब हुआ। ये आपको सामने समझ में आएगा। इतना पेन मेरे परिवार में जब हुआ, इतनी तकलीफें जब मेरे माँ ने उठाई, इतनी तकलीफें जब मेरे भाइयों ने उठाई, इतनी तकलीफें जब मेरे बहन ने उठाई, तो कोई ना बोलने वाले व्यक्ति के हाथ में उसके सपने हैं क्या? उनके सपने तो मेरे हाथ के अंदर है, मेरे मेहनत के अंदर उनके सपने हैं। किसी के ना बोलने पर अगर मैं रुकता हूं तो शायद मैं उनके फ्यूचर के साथ गलत कर रहा हूं। और 78 लोग जब मुझे ना बोले तो दोस्तों 780 लोगों के पास जाने का मेरा हौसला बढ़ गया। 4 लोग जब ना बोलते हैं ना दोस्तों, तो 40 के पास जाने का हिम्मत रखो। 40 ना बोलते हैं ना, तो 400 के पास जाने का हिम्मत रखो। और मुझे जितने लोग ना बोलते थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों के पास जाने का मैं हिम्मत रखता था। तो 78 लोगों ने मुझे ना कहा, मैं रुका नहीं, मैं इस बिजनेस को आगे करते गया। कुछ लोगों ने मेरे पर भरोसा किया और कुछ स्ट्रेंजर लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आए और उससे जो मेरा कारवा शुरू हो गया, मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस में जुड़ने के बाद आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि गोल बुक बनाओ, ड्रीम बुक बनाओ, एक वजह बनाओ, एक माइंडसेट बनाओ, एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। और ये बिजनेस में जुड़ने के बाद बताया जाता है कि वेल टू डू होना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, पैर में जूता होना चाहिए। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पैर में फटा हुआ जूता था। और सबसे पहला अगर मैंने क्या टारगेट रखा इस बिजनेस में जुड़ने के बाद, मुझे क्या अचीव करना है, तो मुझे एक जूता खरीदना है। क्या खरीदना है? जूता खरीदना है। मेरी लिस्ट क्यों बनी? बेसिक ट्रेनिंग में बताया जाता है लिस्ट बनाओ। हम लोग लिस्ट बनाने पे ध्यान नहीं देते, दिमाग में रखते। नहीं, दिमाग में है ना, अगर आपको नत्थू भाई साहब ने बोल दिया ट्रेनिंग के अंदर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है, 100 में से 10 लोग निकालते, 90 लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, आज भी आप लोग को बताऊंगा, इतनी बड़ी अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश जो भाषा है, ये 26 अक्षर के अंदर है, ए से लेके जेड तक। आप ए से लेके जेड तक अगर पढ़ नहीं पाए, आपने ए से जेड का पढ़ाई नहीं किया, तो अंग्रेजी भाषा का वर्ड्स आप कभी जीवन में बोल नहीं पाओगे। ये 26 वर्ड के अंदर जो इतनी बड़ी लैंग्वेज है ना अंग्रेजी भाषा, वैसे ही हमारा जो बिजनेस है ना, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये 5 स्टेप के अंदर है। ये 5 स्टेप करने में अगर आप एक्सपर्ट बने तो आपकी जगुआर आएगी
आपके सारे सपने पूरे होंगे। और मैं कोई टेक्निकली इतना बड़ा कोई साउंड आदमी नहीं हूं, मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। ये बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, बिजनेस के दिमाग से चलने का बिजनेस। और इतनी बड़ी अंग्रेजी भाषा अगर ए से लेके जेड तक पढ़ नहीं पाओ तो जिंदगी में आप बोल नहीं पाओगे। वैसे ही माई लाइफ स्टाइल की अगर भाषा आपको बोलनी है तो लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये 5 स्टेप में एक्सपर्ट बनना। इन 5 चीजों में एक्सपर्ट बनना दोस्तों। और जब मुझे सिखाया गया, मुझे बताया गया कि आपको अगर बिजनेस करना है, इस बिजनेस में कामयाब बनना है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने लिस्ट बनाई। आपको इनवाइट करना पड़ेगा, तो मैंने लोगों को इनवाइट किया। आपको शो द प्लान, प्लान शो करना पड़ेगा, तो मैंने प्लान शो करने की कोशिश की। आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, तो मैंने फॉलोअप किया। आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप को क्लोजिंग करने के लिए तैयार किया दोस्तों। और जब बताया गया इस बिजनेस में कि आपको वेल टू डू रहना, अच्छे कपड़े पहनने, आपको फॉर्मल कपड़ों के ऊपर आना है, तो मेरे पास उस वक्त जो कपड़े थे उनको मैं ठीक ठाक करके पहनता था, लेकिन जूता मेरे पैर का फटा हुआ था। और मैं फटे हुए जूते के ऊपर लोगों को जब बिजनेस दिखाता था तो ये भी कहता था, भले आज आप मेरा फटा हुआ जूता देख रहे हो, आप मेरे साथ आज बिजनेस नहीं ज्वाइन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले कल को आप दुनिया को बताओगे कि फटे हुए जूते पे मेरे पास आया था, आज कहां से कहां तक पहुंच गया। माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आपको करना क्या है दोस्तों? आपको सिचुएशन को ही बेचना है। मैंने फटा हुआ जूता दिखा के ही जगुआर लाई, मैंने उस जूते को प्रेजेंट किया, वो फटे हुए जूते को लोगों को दिखाया, देख भाई मेरे हालात आज ऐसे, लेकिन ये बिजनेस को आज मैं कर रहा हूं, आने वाला कल मेरा ऐसे नहीं रहेगा, आने वाला कल में मेरे जीवन में भयंकर लेवल का परिवर्तन रहेगा। और पहला टारगेट मैंने रखा था नेटवर्क मार्केटिंग करियर में जुड़ने के बाद, इस मैनेजमेंट के साथ जुड़ने के बाद में सबसे पहला टारगेट मैंने रखा था कि मुझे जूता खरीदना है मेट्रो ब्रांड का। ये मेट्रो का शोरूम है दादर का, दादर टीटी के सर्कल में मेट्रो शोरूम है। तब हमारे न्यू बॉम्बे में मॉल्स होते नहीं थे, बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम नहीं होते थे। मैंने लिस्ट क्यों बनाई? क्योंकि मुझे जूता खरीदना है। और मैं हमारे वासी से, न्यू बॉम्बे से दादर चला गया, मेट्रो शोरूम के अंदर गया, और उस वक्त मैंने 3450 रुपए का जूता मेरे पैर में 10 मिनट पहन के देखा, और उस जूते को बताया अगले महीने में आऊंगा तेरे को लेने के लिए। और फिर बताया जाता है बेसिक ट्रेनिंग में लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनी अपनी, लोगों को बिजनेस दिखाना चालू हो गया। क्यों दिखाया? क्योंकि जूता खरीदना है। और दोस्तों, बिना मकसद के जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होता, इतना याद रखना। उस वक्त मेरे लिए वो जूता खरीदना बहुत बड़ी बात थी, और वो 3450 रुपए का जूता खरीदने से 1.25 महीने में, मैंने जुड़ने के बाद 1.25 महीने में जूता पैर का चेंज किया, और उस वक्त 3500 जूता पहनने की अपनी खुद की औकात बनाई। और वो 3450 रुपए का जूता खरीदने से दोस्तों मेरे अंदर भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस जाग उठा। कोई भी इंसान जब जीवन में पहली बार कोई चीज को हासिल करता है ना, तो हासिल करने की लीडरशिप बाहर आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, दूध जो होता है वो 50 रुपया लीटर से मिलता है, घी जो होता है वो 500 रुपया किलो से मिलता है। और ये जो 500 रुपया किलो का जो घी है, ये 50 रुपया लीटर दूध के अंदर ही बनता है। वो घी निकलने के लिए दूध के ऊपर प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। जब वो दूध के ऊपर प्रोसेस प्रॉपर होता है ना, तो 500 का माल बाहर निकलता है। वैसे हर व्यक्ति के अंदर अमीर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के अंदर कामयाब व्यक्ति होता है, बस वो व्यक्ति अपने आप को किस प्रोसेस में डालता है, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है अमीर व्यक्ति बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। ये माई लाइफ बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो दूध में से घी निकालने का काम करती है। आपको करना क्या है? अपने आप को इस बिजनेस के प्रोसेस में अपने आप को रखना है। और मैंने जब इस बिजनेस के प्रोसेस में अपने आप को रखा, तो पहला जूता खरीदा 3450 का, मेरा कॉन्फिडेंस जाग उठा कि अरे मैं तो जो सोचा हूं वो तो कर सकता हूं। क्यों जूता है? क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई। क्यों जूता है? क्योंकि मैंने लोगों को इनवाइट किया। क्यों जूता है? क्योंकि मैंने लोगों को प्लान दिखाया। क्यों जूता है? मैंने लोगों का फॉलो किया। क्यों जूता है? क्योंकि मैंने लोगों का क्लोजिंग किया। तो ये 5 स्टेप करने से जूता आ सकता है। तो फिर मैंने अगला टारगेट रखा कि
प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, कागज के ऊपर ना दिखाते हुए प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपने पास में खुद का लैपटॉप होना चाहिए। तो उस वक्त कॉम्पैक्ट कंपनी का लैपटॉप मैंने खरीदा और ठीक 3 महीने के बाद मैंने 23,000 का एक लैपटॉप खरीदा। मैंने वापस लिस्ट के ऊपर काम किया, वापस लोगों को प्लान दिखाया, वापस फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया, वही 5 स्टेप को किया। 3 महीने के बाद मेरा लैपटॉप आया। और जिस दिन लैपटॉप इस बिजनेस से पैसे कमा के लिया मैंने दोस्तों, मुझे लैपटॉप चलाने आता नहीं था लेकिन सीखा, और मैं आज भी वही बोल रहा हूं आप लोगों को। मेरी कीबोर्ड के ऊपर उतने ही बटन के ऊपर उंगली जाती है जिनको दबाने से 2,10,000 वीकली आता है। ज्यादा टेक्निकली नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता पीपीटी, मत बनाओ। कोई पीपीटी बनाने वाले आदमी को 200-500 रुपए दे दो और उससे बना के लो। मैंने वही किया। मुझे नहीं आता पीपीटी बनाने के लिए, किसी को पकड़ता हूं, बना के लेता हूं। अपना दिमाग सिर्फ लिस्ट बनाने पे चलता है, इनविटेशन देने पे चलता है, प्लान दिखाने पे चलता है, क्लोजिंग करने पे चलता है। बस इसमें दिमाग चलाओ। नेक्स्ट 3 महीने में जब लैपटॉप खरीदा तब अगला टारगेट मैंने क्या रखा कि मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए। और ठीक 1 साल के बाद मैंने 4 व्हीलर गाड़ी लिया। और मैं पहले ऐसे दिखता था, चेहरे के ऊपर देखो कितना कॉन्फिडेंस है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं चेहरे के ऊपर। ये मेरा छोटा भाई है, बॉडी लैंग्वेज देखो मेरा कैसे। और मैंने मेरे जीवन का सबसे पहला गाड़ी लिया इस बिजनेस से पैसा कमा के, 5.5 लाख रुपए का टाटा इंडिगो। और टाटा इंडिगो आने के बाद दोस्तों इस बिजनेस का एक लीडर जो बाहर निकला मेरे अंदर का, उस दिन से लेके आज तक जो जो चीजें मैंने डिसाइड की वो वक्त के पहले मैंने हासिल की दोस्तों। और ये सब क्यों हुआ? ये सब होने के लिए कारण क्या था? ये सब होने के लिए रीजन क्या था? मेरा पास्ट, मेरा भूतकाल की तकलीफें। भूतकाल में मैंने 31st नाइट में 200 रुपया कमाने के लिए दारू के ग्लास धोए, मेरा छोटा भाई और मैंने मिलके। लोग मजे कर रहे, नए साल का वेलकम कर रहे, और हम क्लब में जाके दारू के ग्लास धो रहे। वो दिन आज भी भूल नहीं पाया। ये मेरा छोटा भाई, आप देख रहे हो उसके बदन के ऊपर के कपड़े तब ठीक थे क्योंकि बिजनेस था मेरे पास में, लेकिन ये मेरा छोटा भाई जिसको आधे साल से मैंने घर पे बिठाया, ये भूतकाल है मेरे लाइफ का। और इस छोटे भाई को माँ बाप जाने के बाद में जिस तकलीफों का सामना करना पड़ा, आज तक ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जुड़ने के बाद आज तक मैंने मेरे छोटे भाई को कभी दुख नहीं पहुंचाया। उसने जिस चीज के ऊपर उंगली रखी वो हर एक सपना उसका मैंने पूरा किया दोस्तों, हर एक सपना पूरा किया। ये इंडिगो आने के बाद मुझे आज भी याद है, मैंने मेरे कुछ रिश्तेदार को बुलाया था, पूजा की गाड़ी की और पेड़े बीड़े बांटे। हमारे कुछ रिश्तेदारों में बहुत हितचिंतक रहते, पता ना आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने वाले। वैसे मेरे रिश्तेदारों में भी बहुत हितचिंतक रिश्तेदार है जो अच्छा सोचते, और इतना अच्छा सोचते ना उससे हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है। मेरा एक रिश्तेदार बोलता है कुछ नहीं रहे, हवे वाला बलून है, कभी भी फटेगा। ये गाड़ी ना 2-4 महीना रहेगी इसके पास, बाद में ये जाने वाली है, बैंक खींच के लेके जाएगी। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मैंने कभी किसी व्यक्ति ने मुझे क्रिटिसाइज करने के बाद, अंडर एस्टिमेट करने के बाद मैंने कभी किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं किया। मैंने उस गुस्से को अपने काम में लगाया और करके दिखाया। और मेरी टाटा इंडिगो आने के बाद जिस तरीके से मेरा बिजनेस बढ़ा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज जो जगुआर है, ये जगुआर आई कब? जब मैंने पहला जूता लिया। ये जगुआर आई कब? जब मैंने कॉम्पैक्ट का लैपटॉप लिया। ये जगुआर आई कब? जब मैंने टाटा इंडिगो खरीदी। और वहां से जो मेरे जीवन की जर्नी शुरू हो गई नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, बहुत मजेदार कहानी है। फिर अच्छा पैसा आना चालू हो गया, गाड़ी बीड़ी आ गई, शादी की उम्र हो गई, तो सोचा शादी भी करना चाहिए। तो मैंने मेरे वाइफ के साथ शादी कर दिया 21 अप्रैल 2008 में। और 2008 में जब मेरा शादी हो गया तो ये मेरी वाइफ है, आज लगभग 11-12 साल हो गए इनके साथ शादी किए हुए, 2 बच्चे हैं मुझे, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। शादी करने के बाद में मेरे लाइफ की और जिम्मेदारी बढ़ गई। और ये जो मेरी बीवी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जिस वक्त शादी करने का डिसीजन लिया था
तब मैंने ये सोचा था कि मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसको बाप नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पिताजी जाने के बाद में मेरे माँ को मेरी बहन की शादी करते हुए जो तकलीफ उठानी पड़ी वो हमने हमारे आंखों से देखी थी। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसके पिताजी नहीं होंगे। और एक बिना पति की जो औरत होती है, लेडी होती है, और उसकी जब घर में शादी वाली लड़की होती है, तो उस लेडी के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है उसकी लड़की की शादी और वो लड़की। और मैं मेरे वाइफ को जिस दिन देखने गया, मैं आपको बताऊं, 10 बाई 10 के रूम में गांव में रहते थे, वो घर में मैं इनको देखने गया था। उस वक्त मेरी महीने की इनकम 3 से 4 लाख रुपया थी, टाटा इंडिगो गाड़ी थी। और मैं मेरे वाइफ को शादी के लिए जब देखने गया, लड़की देखने का जब प्रोग्राम होता है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे सास के घर पे 2 ही चाय के कप थे और हम लोग 7 लोग गए थे देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे ना गांव में ना बड़ी थाली होती है, उसमें भी चाय देते हैं, और मैंने बड़े थाली के अंदर चाय पिया उस वक्त मेरे बीवी को देखने गया था तब। मेरी सास आज भी दूसरे के खेत में काम पे जाती है, और मेरी बीवी भी जब गांव में मैके में थी शादी के पहले, जब वो पढ़ती थी तो सैटरडे संडे वो भी दूसरे के खेत में जाके काम करती थी, और तब जाके उसका पढ़ाई लिखाई हुआ। मेरे वाइफ का क्वालिफिकेशन में बहुत होशियार थी, बहुत टैलेंट थी। जब इनके साथ मैंने शादी किया तब इनका 12वीं 12th क्लास में साइंस में इनको उस वक्त 82% पढ़े थे, 82% थे मेरे वाइफ को। और बिना बाप की लड़की जो दूसरे खेत में जाती है, जिसकी माँ पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, किताबें भी नहीं होती थी, किसी और की किताबें इनको मिलती थी पढ़ने के लिए, ऐसे लड़की के साथ जब मैंने शादी किया, तो शादी के बाद मैंने मेरे वाइफ को आगे जाके हम दहेज, बिना दहेज के शादी किया हूं मैंने, क्योंकि मेरी माँ को जिस वक्त तकलीफ हुआ मेरी बहन का शादी करते हुए, उस वक्त हम तीनों भाइयों ने डिसाइड किया था अपनी औकात रहेगी तो शादी करेंगे, लेकिन दहेज नहीं लेंगे। और मेरी वाइफ के साथ जब मैंने शादी किया तो बिना दहेज के शादी किया, पूरा खर्चा मैंने किया, क्योंकि जब मैंने शादी करने का जब मैंने दिमाग में लाया तो दोस्तों मैंने एक टारगेट रखा था कि 50 लाख रुपए की इनकम क्रॉस करूंगा तब जाके लड़की देखने जाऊंगा। और मैंने 50 लाख रुपए की इनकम क्रॉस की, फिर बाद में जाके मैंने लड़की देखा और बाद में जाके मैंने शादी किया। मेरे बड़े बहन की शादी के बारे में बताया मैंने कि उसके शादी के दिन हम दोपहर को 3 बजे पहुंचे, क्योंकि शादी में जाने के लिए पैसा नहीं था। बड़े भाई की शादी हुई तब उसका जो दूल्हे का कपड़ा था वो भाड़े पे लेके आया था, वो सूट भाड़े की दुकान में मिलता है। मेरे शादी के टाइम हमारे सिचुएशन बहुत अच्छे थे, 50 लाख की इनकम क्रॉस कर दी, तब मैंने मेरे वाइफ के साथ शादी किया। लेकिन शादी के बाद जो नए दिन होते हैं ना, शादी के गुलाबी दिन होते हैं ना, क्या वो दिन को एंजॉय नहीं कर पाया मैं। शादी के बाद मैंने मेरे वाइफ को बिठा के समझा कि अगले 3 साल के लिए आप मेरी बीवी नहीं हो और मैं आपका पति नहीं हूं, आपको अगले 3 साल पढ़ना है, क्योंकि इनको हमने कमिटमेंट किया था कि हम शादी के बाद आपको पढ़ाएंगे। और मेरे वाइफ को मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए हमारे न्यू बॉम्बे में खारगर करके एक एरिया है, वहां पे ITM कॉलेज में मैंने मेरे वाइफ को एडमिशन दिलाया, और मेरे वाइफ ने वहां पे 3 साल का होटल मैनेजमेंट का डिग्री की। मैंने उनको क्यों पढ़ाया, क्योंकि उनको मैंने कमिटमेंट किया था। दूसरी चीज, 3 साल का उनका डिग्री कंटिन्यूस जब हो रहा था तब मैं मेरे नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा था। मैं आपको बताऊं, मेरे वाइफ को संडे के दिन छुट्टी होती थी, और ये जब कॉलेज में सुबह जाती थी 7 बजे, तब मैं सोया होता था, और जब मैं घर पे रात के 2 बजे आता था तो मेरी वाइफ सोई होती थी, और जब ये सुबह उठ के जाती थी तब मैं सोया होता था। और संडे के दिन जब इनको छुट्टी होती थी तब अपने 4-4 सेमिनार होते थे। सुबह 7 बजे अपन घर छोड़ते थे, रात को 2 बजे घर पे आते थे, कहीं पूना जाना, कहीं ठाणा जाना, ऐसे दिन के 4-4 सेमिनार में करता था। उन 3 सालों में, नई नई शादी होने के बाद उन 3 सालों में मैंने मेरे वाइफ को टाइम देना चाहिए था दोस्तों, लेकिन मैंने पहले दिन मेरे बीवी को समझाया कि मैं अभी आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है अभी। अगर आपके पीछे जाऊं तो करियर लॉस होगा। कोई भी चीज दोस्तों उसकी आपको दाम चुकाने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। बिना सैक्रिफाइस के आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आप आपके जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा।
एक बीज को जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, तब जाके एक वृक्ष बनता है। तो किसी ना किसी को त्याग करना ही पड़ता है। तो मेरे वाइफ को 3 साल मैंने कॉलेज में एंगेज किया, होटल मैनेजमेंट की डिग्री में एंगेज किया, और अगला 3 साल दोस्तों मैं अपने काम में एंगेज रहा, अपनी तरक्की करने में एंगेज रहा। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन मेरे बीवी को मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए एडमिशन कराया था, उसी दिन हमने उनको कमिटमेंट किया था कि आपको डिग्री लेने के बाद जॉब नहीं करना है, आपकी एक ड्रीम रेस्टोरेंट रहेगी और आपकी एक बहुत बढ़िया होटल रहेगी। और मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल में मेरे वाइफ ने उसका डिग्री पे ध्यान दिया, मैंने अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, और 3 साल के बाद उनके डिग्री होने के बाद में उनको हमारा होटल तो बना ही, उसके ऊपर मैं आगे आके बात करूंगा। लेकिन मेरे शादी के बाद ये मेरा छोटा भाई है और ये उसकी दुल्हन है। मेरे छोटे भाई के शादी में होलसेल में बैच के साथ मेरे छोटे भाई ने मेरे माँ बाप जाने के बाद जितना तकलीफ उठाया वो पूरे बैच के साथ उसको रिटर्न कर दिया। मैंने लगभग 70-80 लाख रुपए मैंने मेरे भाई के शादी में खर्चा किया। 15,000 लोग शादी में आए थे गांव में। हम 3 भाई उसकी दुल्हन हेलीकॉप्टर से लैंड किए थे शादी के मंडप पे, हेलीकॉप्टर लेके आया था। और उस वक्त 3 लाख रुपया तो सिर्फ मैंने 1 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर खर्चा किया था छोटे भाई के शादी में। और ये हेलीकॉप्टर की भी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरे टीम में हरियाणा में 2 भाई है, एक पवन सिलोडिया और एक विनोद सिलोडिया। विनोद सिलोडिया जो है वो डॉक्टर है और पवन सिलोडिया जो है वो मिलिट्री में जॉब करते हैं। यह हेलीकॉप्टर का जो पायलट था उनका नाम है हर्षवर्धन ओक। और जब मैंने बोला कि नहीं हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, हेलीकॉप्टर से एंट्री करेंगे, चॉपर लेके आएंगे शादी के अंदर, चॉपर से एंट्री करेंगे, तो मेरे कुछ घर के लोग बोलने लगे क्यों खर्चा करता है। तो मैंने उनको बताया मेरा धंधा उस प्रकार का है, मैं 1 रुपया डालूंगा ना तो 1 रुपया बिजनेस के ऊपर खर्चा करूंगा और दिखाऊंगा ना दुनिया को, तो 1 रुपया मुझे 100 रुपया कमा के देगा। और इस हेलीकॉप्टर का जो पायलट था मैंने उस वक्त 3 लाख रुपया खर्चा किया। 2012 की बात है, मेरे भाई का शादी 2012 में हुआ, 2012 की बात है। उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट था मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पायलट था आर्मी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और मैं राजस्थान टीम के प्रोग्राम के लिए गया था, लक्ष्यम करके एक प्रोग्राम है, उसका यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी रहेगा मेरा। उस प्रोग्राम के लिए मैं गया था और उस प्रोग्राम में मेरा वीडियो दिखाया गया, हेलीकॉप्टर का एंट्री वाला वीडियो दिखाया गया। और उस प्रोग्राम में ये 2 भाई हरियाणा से आए थे, एज अ प्रोस्पेक्ट करके उनके इंट्रोड्यूसर ने, उनके सीनियर ने उनको उस प्रोग्राम में बिठाया था, विनोद सिलोडिया को और पवन जी को। ये पवन जी ने क्या देखा पता है, ये हेलीकॉप्टर जब लैंड हुआ तो हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद में हेलीकॉप्टर से पहले बाहर उतरा कैप्टन पायलट। और जैसे उसने उस पायलट को देखा तो पायलट को तो उनके मिलिट्री कैंप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिस कैंप में वो पवन सिलोडिया जॉब करता है मिलिट्री में, और उसने सोचा कि यार मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो इस व्यक्ति के हेलीकॉप्टर का पायलट बन के आया, तो ये धंधा कितना बड़ा हो सकता है। अभी ये हेलीकॉप्टर उड़ा किधर, मैंने पुणे के अंदर मेरे गांव में, उसका परिणाम कहां पे हुआ, हरियाणा का आदमी जयपुर में एक प्रोग्राम देखने के लिए, और वो वीडियो के अंदर परिणाम हुआ, वो वीडियो के अंदर उसने हर्षवर्धन ओक जी को देखा, और उनको देखने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया बिजनेस शुरू करना है। आज वही हरियाणा से उस आदमी की लॉगिन होने के बाद वही हरियाणा से हर हफ्ते मुझे 12 से 15 लाख बीवी का धंधा आ रहा है। 12 तक के स्टेप कैलकुलेट करो कितना हो गया। हर वीक 1 लाख रुपया कमा के देता है वो आदमी मुझे। तो मुझे बताओ उस वक्त 3 लाख रुपया खर्चा किया, आज हर महीने 3 लाख रुपया कमाई करके दे रहा कि नहीं दे रहा है। हमारे बिजनेस में दोस्तों आप जो कमा के इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लिए कमाई करके देने वाला साधन है। अगर आपके सीनियर ने आपको कहा होगा कि बिजनेस में पर्सनैलिटी के ऊपर खर्चा करना है, कपड़ों के ऊपर खर्चा करना है, करो, गाड़ी के ऊपर खर्चा करना है, करो, घर के ऊपर खर्चा करना है, करो, जब दिखेगा ना तभी बिकेगा, इतना याद रखना दोस्तों। और मैंने मेरे छोटे भाई के शादी में दिल खोल के खर्चा किया,
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे साथ में है। 70-80 लाख रुपया अपने भाई के खर्चा करने की हिम्मत दोस्तों मुझे इस धंधे ने दी। इमेजिन करो, गरीबी का समय और आज अमीरी का समय देख रहे हैं हम लोग। बहुत मजा आता है इस बिजनेस को करते वक्त, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा फैमिली है, मुझे 2 लड़के हैं। ये मेरा बड़ा लड़का 9 साल का है, छोटा लड़का भी 23 अगस्त को 1 साल का हो गया। और ये जो मेरा बड़ा लड़का है ना, ये 29 सितंबर 2011 में पैदा। उस वक्त पता नहीं था ना ये फोटो निकाल के रखने पड़ेंगे ताकि आगे जाके लोगों को दिखाना पड़ेगा, पता नहीं था, तो ध्यान नहीं दिया फोटो सेशन करने पे। लेकिन आप लोग अभी जिस सिचुएशन में हो ना, आप जिस सिचुएशन में हो, हर सिचुएशन का फोटो निकाल के रखना। ये एल्बम आगे जाके दिखाना है आपको, और वो एल्बम आपको करोड़ रुपया कमा के देगा। अगर मेरे पास पुराने फोटो होते ना तो मैं दिखा दिखा के 10 आईडी आईटीसी मारता। आपके पास में मौका है, आपके पास में चांस है, मौका है। ये फोटो संभाल के रखना अभी के सिचुएशन के। आगे जाके जब आप कामयाब बनोगे ना तो लोग यही फोटो देख के जुड़ने वाले आपके पास में, और यही फोटो देख के टीम मोटिवेट होके धंधा ला के देने वाली है। इतना रखना। तो ये मेरा बड़ा लड़का है, 29 सितंबर 2011 में पैदा हुआ। 4 दिन के बाद जब मेरे बेटे को घर पे लाया गया, माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद मेरा बड़ा लड़का पहली बार लाइफ में जिस गाड़ी में बैठा होगा, उस वक्त उसके बाप के पास 5 सीरीज BMW था। और मेरे बेटे की शुरुआत जीवन के पहले गाड़ी में जिस बैठा होगा, माँ के पेट से बाहर आने के बाद मेरा बेटा 5 सीरीज BMW गाड़ी में बैठा है दोस्तों। इसकी शुरुआत 5 सीरीज BMW से हुई। ये छोटा लड़का है मेरा, ये मेरे पास एक्सेप्ट गाड़ी थी जगवार की, 5 साल चलाई। फिर उसके बाद में ये मेरा छोटा लड़का है, ये जिस दिन पैदा हुआ 23 अगस्त 2019 में, ये मेरी बड़ी बहन आगे लेके गोद में बैठी है। इमेजिन करो, बेटे का पहला दिन 1,40,00,000 के जगवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन की शुरुआत चौथे दिन का था, जब गाड़ी में बैठा घर पे आते वक्त, तो 1,40,00,000 के जगवार गाड़ी में बैठा। इमेजिन करो अगर इनका बाप इस बिजनेस को बीच में से क्विट करता, या लोग नहीं जुड़ रहे करके ये बिजनेस को क्विट करता, या जुड़े हुए लोग रिस्पांस नहीं करे करके बिजनेस को क्विट करता, तो क्या ये लड़का जगवार से शुरुआत करता? नहीं। क्या मेरे बेटे के लाइफ में जगवार से शुरुआत होती? नहीं दोस्तों। हमें टिके रहना है, हमें टिके रहना है। कौन आ रहा है इसके ऊपर ध्यान मत दो, क्यों करना है, किस लिए करना है, और कहां पे जाना है, इसके ऊपर ध्यान देना। आपकी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए, कौन जुड़ रहा है उसके ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए। मेरी नजर देखो कहां पे थी, मेरी नजर थी मेरे बेटे को जगवार में घर पे लाने पे थी। 78 लोग, 78 लोगों ने ना कहा, उनके घर पे कोई बच्चा BMW जगवार पे घर पे नहीं आया। लेकिन मैं इस बिजनेस के साथ टिका रहा। मेरा बड़ा लड़का BMW में आया, छोटा लड़का जगवार में आया। तो आप इस बिजनेस को हंसी मजाक में मत करना दोस्तों, मस्ती में मत करना। इस बिजनेस को करते वक्त सीरियसली होके करना। आपके जो बाप सीनियर लोग हैं ना, मैं इन सब लोग को बाप कहता हूँ, ये इस इंडस्ट्री के बादशाह लोग हैं। हरीश शेट्टीकर साहब, नथुर भाई पटेल, बाकी आपके आईटीसी पटेल साहब हो सकते, कई आपके लीडर हो सकते, ये सब टॉप लीडर लोग हैं। इन्होंने एक रास्ता बनाया, एक रोड मैप बनाया कामयाबी का। आप अगर 3 साल इनके संगत में रहोगे ना तो आपके जीवन में रंगत आएगी, ये गारंटी देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे भरोसा रखना, ये बिजनेस में अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। और ये बिजनेस में मैं आपको कहूं, आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हो ना, तो खुद के प्रति ईमानदार रहो और ईमानदारी के साथ मेहनत करो दोस्तों। मैंने ईमानदारी के साथ मेहनत की है करके आज मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ दोस्तों। ये मेरी जगवार है, एक्सेल 1,35,00,000 की है। बहुत मजा आता है इस गाड़ी में, जब मैं घूमता हूँ तो बहुत मजा आता है। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने के बाद जब लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इतना मस्त लगता है। आप एक बार खरीद कर देखना और इसमें घूम कर देखना, आपको कितना अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, जगवार, जग के वार लिए तब जाके जगवार आई। तो 2-3 साल थोड़े वार सेल हो, आपको बहुत फायदा होगा, आपके जीवन में गाड़ी आएगी और बहुत मजा आएगा।
ये मेरा बड़ा लड़का है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। अभी 30 जनवरी को हम लोग दिल्ली गए थे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के आए। मार्च महीने में हम लोग दुबई और स्पेन जाने वाले थे खेलने के लिए, लेकिन एक कोरोना के चक्कर मेरा लड़का और हम दुबई और स्पेन जा नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन था। अभी 8-9 साल का मेरा लड़का है। 9 साल की उम्र में वो जिस तरीके से फुटबॉल खेलता है बहुत मजा आता है दोस्तों। लेकिन आपको पता है मेरे बच्चे के अंदर फुटबॉल खेलने का टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर निकलने के लिए उसका बाप महीने का 50,000 उसके फुटबॉल के ऊपर खर्चा करता है। 3-3 कोच मेरे लड़के को सिखाते हैं फुटबॉल कैसे खेलना है। उसके पैर का एक एक जूता, नाइकी एडिडास का जूता पहनता है, नाइकी एडिडास के जर्सी पहनता है, 5-5 हजार का एक एक जूता है फुटबॉल खेलने के लिए। इमेजिन करो, मैं अगर इस बिजनेस में नहीं होता और मेरे घर पे टैलेंटेड बच्चा होता तो क्या उसके टैलेंट को न्याय मिलता? नहीं मिलता। हमारे हर एक व्यक्ति के घर पे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, और उनके अंदर इनबिल्ट टैलेंट होता है, लेकिन उनके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बाप की जेब गर्म होना बहुत जरूरी है। और मेरे बेटे को मैं हर वो फैसिलिटी देता हूं जिससे उसका फुटबॉल का गेम अच्छा हो, जिससे उसे फुटबॉल के करियर में उसका फ्यूचर हो। और 3-3 कोच रहते हैं उसको सिखाने के लिए। और मेरा बेटा जब फुटबॉल खेलने जाता है ना, तब मुझे क्या बोलता है पता है? कि डैडा आज मैं ना जैगवार लेके जाता हूँ। तो एक ड्राइवर, एक संभालने वाला आदमी और जैगवार में बैठकर हमारे साथ फुटबॉल खेलने जाते हैं। कितना मस्त लगता है। जस्ट इमेजिन करो, आप बाप हो और आपका बच्चा बोलता है कि डैडा मैं आज जैगवार लेके जा रहा हूं। तो वो जो लोग ना बोले ना उनके ऊपर बहुत तरस आता है। जिन लोगों ने हमने ना कहा उनके ऊपर बहुत तरस आता है। और तब हम ये सोचते हैं कि यार नहीं यार, हमने इस बिजनेस में टिके रहने का जो डिसीजन लिया, जिसके कारण ये खुशी आज हमारे जीवन में आई। मेरा बच्चा जब सनरूफ ओपन करके पाम बीच रोड पे हमारे बॉम्बे में जब गाड़ी में घूमता है, तब दिल खुश हो जाता है, मजा आता है। अरे जो पेन उठाया ना, मस्त बैच के साथ वसूल हो गया, बैच के साथ वसूल हो गया। तो मैं क्यों बता रहा आपको ये सब चीज? आपके घर पे भी बच्चे हैं, आपके परिवार के आपके अपने लोग हैं। आपका एक निर्णय लेने से, आपका इस बिजनेस में टिके रहने से, आपको इस बिजनेस का नॉलेज अपडेट करने से, अगर 3-4-5 सालों में आपके परिवार के जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली हो दोस्तों, तो वो अधिकार आप लोग का भी है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, ये मेरे पास एक्सेप्ट कार थी जगुआर की, ये एक्सेप्ट गाड़ी के मेरे डिलीवरी के फोटो है। तब मेरा बड़ा लड़का छोटा था, मैंने एक्जे लिया 3 साल पहले। और ये एक्जे भी मैंने मेरे छोटे बच्चे, मेरे बड़े बड़े लड़के के जीत के ऊपर आके लिया। उसने कहा आपने को एक्जे लेना है, तो 8 दिन में मैंने एक्जे खरीदा। यहाँ पे ये मेरा दूसरा गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज। कभी कभी घर पे मैं स्टेपनी पे रखता हूँ। मेरी वाइफ कभी कभी सब्जी खरीदने जब जाती है तो मर्सिडीज लेके जाती है। जस्ट इमेजिन करो, जिस लड़के की माँ घर पे सब्जी बेचती थी, उसकी बीवी सब्जी खरीदने के लिए मर्सिडीज बेंज से जाती है। ये इस बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों। तो बहुत मजा आता है इस बिजनेस को करते हो कि मेरा छोटा सा एक घर न्यू बॉम्बे खारघर के अंदर है। फिर मैंने जैसे बताया कि मैंने मेरे वाइफ के लिए एक रेस्टोरेंट बना के दिया। बहुत छोटा रेस्टोरेंट है, 3.5 करोड़ रुपया लगा इसके अंदर। मैंने इसका एक वीडियो आपको मैं छोटा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये छोटा सा रेस्टोरेंट मैंने मेरे वाइफ के लिए बनाया। लगभग 4,000 स्क्वायर फुट कारपेट में 140 लोग का सीटिंग है हमारे रेस्टोरेंट में, और 55 लोग का स्टाफ मेरे वाइफ के पास काम करता है। मेरे रेस्टोरेंट में जो एग्जीक्यूटिव शेफ है उसकी सैलरी है 65,000, हेड शेफ की सैलरी 65,000 है। नियर अबाउट मेरी वाइफ महीने का 8 से 8.5 लाख रुपया सिर्फ सैलरी बांटती है।
अभी वापस मैं आपको पास में लेके जाऊंगा। मेरी बीबी शादी से पहले सैटरडे संडे छुट्टियों के दिन दूसरे के खेत में काम पे जाती थी। लेकिन ये बिजनेस की ताकत देखो, जो लड़की दूसरे के खेत में काम पे जाती थी, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत देखना, माई लाइफस्टाइल बिजनेस की ताकत देखना, लिस्ट बनाने की ताकत देखना, लोगों को इनवाइट करने की ताकत देखना, लोगों को प्लान दिखाने की ताकत देखना, लोगों को फॉलोअप करने की ताकत देखना, लोगों की क्लोजिंग लेने की ताकत देखना दोस्तों, कि आज मेरी वाइफ 55 लोगों को जॉब दे रही है। आज मेरी बीवी 8 साढ़े 8 लाख रुपए महीने का सैलरी बांट रही है। ये कोई साधारण बिजनेस नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस को मस्ती में मत करना, हंसी मजाक में मत करना। आपके सीरियसली करने से आगे जाके कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। फिर अभी लॉकडाउन के पहले मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी खरीदा, न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट के बाजू में ही है, लगभग 32 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदा। तो वो प्रॉपर्टी भी कितना मस्त बनने वाला है, अगले 1.5 साल में मुझे पोजीशन मिलने वाला है उसका भी, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये 5 BHK के फ्लैट मैंने बुक किया है, जो ऐसा बनेगा अगले 1 साल में, 1.5 साल में उसका पोजीशन है। ये अब भी जस्ट रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने खरीदा है। और मेरी इनकम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पिछले साल की 18-19 की 1,77,56,000 की है। शंकेश वायर के नाम पे जो आईडी, उसकी इनकम मैं बता रहा हूँ। मैं टोटल 9 आईडी के ऊपर काम कर रहा हूँ, 9 साइट्स मेरी चालू है, एंटरप्राइजेस के नाम पे भी बिजनेस मेरा है। और ये साल का करंट ईयर का भी मैं आपको यहाँ पे इनकम दिखाना चाहूंगा। ये साल का भी 1,65,00,000 रुपए का इनकम मेरा जनरेट हुआ है। मतलब 1-2 साल में एक 9 पास पढ़े हुए लड़के का इनकम करीब करीब एक नाम पे, एक पैन कार्ड के ऊपर 3 करोड़ से अधिक, 3.25 करोड़, 3 करोड़ 30 लाख की इनकम हो सकती है। आप इमेजिन करो क्या हो सकता है यहाँ पे। साल का इनकम मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी सारी आईडी मिला के मेरे परिवार में 2.5 करोड़ रुपए एक साल में आता है। एक महीने की इनकम बताओ तो करीब करीब 20 लाख रुपए हंसते खेलते आता है। मतलब एक 9 पास पढ़े हुए लड़के के लाइफ में 20 लाख रुपए महीने का आ सकता है। तो आप सभी लोग मेरे से तो बढ़िया प्रोफाइल वाले लोग हो सकते, बढ़िया क्वालिफिकेशन वाले लोग हो सकते, आपके लाइफ में भी आ सकता है दोस्तों। फिर यहाँ पे मैंने मई महीने का मेरा लॉकडाउन मंथ का इनकम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पहले 3 वीक में मेरी इनकम जो आई वो यहाँ पे मैंने दिखाई है, 3 वीक की इनकम। फिर बाद के 4थे वीक की इनकम दिखाई और 5वें वीक की इनकम दिखाई। टोटल एक महीने में, मई महीने में मेरे घर पे करीब करीब 21 लाख रुपए का इनकम आया है। 21,89,000 का एक महीने का इनकम आया। आप इमेजिन करना, मई महीना था, पूरा लॉकडाउन था, और मई महीने में जूम मीटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से घर के अंदर ही बैठा था, कहीं पे फील्ड के ऊपर नहीं था, जैगुआर भी नहीं निकली, मर्सिडीज भी नहीं निकला,
लेकिन 22 लाख रुपया घर में बैठ के आया। और वहीं पे सामने जब मेरा रेस्टोरेंट की बात करता हूं, पिछले 5 महीनों से 3.5 करोड़ रुपया लगाया उसके ऊपर, 1 रुपए की इनकम नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 महीने का लगभग 3.25 लाख रुपया आके पड़ा है। तो धंधा इजी कौन सा, 3.5 करोड़ वाला या फिर 3 आईडी लेके शुरू किया हुआ बिजनेस? दोस्तों, जिस बिजनेस में 3.5 करोड़ लगाया वो धंधा 5 महीने में 1 रुपए का इनकम नहीं दिया, लेकिन जिस बिजनेस को आज से 15 साल पहले 3 आईडी लेके शुरू किया, प्रोडक्ट की खरीदारी करके शुरू किया, सिर्फ समय लगाया, वो धंधा अगर लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में भी महीने का 20 लाख रुपया लाके दे सकता है, तो आदमी में ताकत नहीं है, ताकत उस फॉर्मूले के अंदर है। फिर मेरी 3 आईडी जो आईटीसी जो बताई यश साहब ने, यहाँ पे मेरी तीन आईडी की मैं आपको यहाँ पे मैचिंग दिखाना चाहता हूँ। मेरा महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस के नाम पे आईडी होगा, आप रैंक अश्योर में जाके देखना, आईटीसी करके रहेगा, उसका लगभग 20 करोड़ का मैचिंग हुआ है। सेकंड मेरा दूसरा आईडी जो है उसका 44 करोड़ का मैचिंग हुआ है, और तीसरा जो आईडी जो है उसका 52 करोड़ का मैचिंग हुआ है। मेरे मेन आईडी के नीचे लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का टोटल, 1 करोड़ 180 करोड़ का धंधा आज तक हुआ है दोस्तों। 180 करोड़ का बीवी का बिजनेस मेरे टोटल एंटायर 7 साल के माइल एशल के करियर में मेरे टीम में हुआ है। 180 करोड़ का धंधा आ सकता है मेरे नीचे। मतलब आप इमेजिन करना कि आप एक आदमी को नहीं जोड़ रहे हो, आप एक आदमी के पीछे बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जोड़ने का काम कर रहे हो। ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, आपने कभी बचपन में एक सीरियल आती थी, कभी देखी आपने सीरियल अलिफ लैला? उधर अलादीन करके एक व्यक्ति होता है कैरेक्टर, और वो अलादीन को एक चिराग मिलता है, चिराग। वो चिराग जब घिसता है ना तो चिराग से जीन बाहर आता है, और जब जीन बाहर आता है चिराग से, तो जीन अलादीन को क्या पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका? और जब वो जीन आका जब उसको हुक्म करता है, वो चिराग का मालिक, कि मुझे आप ताजमहल लेके आओ, मुझे ये चीज लेके आओ, तो जीन का काम क्या होता है, जो उसके आका ने हुक्म किया वो सामने रखना। दोस्तों, हमारा जो डाउनलाइन है ना, वो जादू का चिराग है। उसे 2 साल 3 साल 4 साल घिसो, 2 साल 3 साल 4 साल घिसने के बाद उसमें से एक लीडर बाहर निकलेगा। और जब वो लीडर बाहर निकलेगा ना, तो लीडर आपको आके पूछेगा, सर आपको सीलिंग मारना है, बोलो कौन से वीक में मारना है। आज मेरे जो अपलाइन है उनके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में मैं नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं, हरीश शेट्टीकर साहब हमेशा कहते हैं कि अपना लिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है। हमारे नीचे वो लोग आके काम करने वाले जो हमारे लिस्ट में कभी होते ही नहीं है। और आज मैं मेरे अपलाइन के एक साइड में हूं, और मेरे अपलाइन के दूसरे साइड में किशोर आयरे साहब, जो नासिक के ट्रिपल आईडी आईटी से भी जीटीसी बन गए। इमेजिन करो, वो अलादीन का चिराग जो है ना, वो घिसने का काम हुआ हमारे ऊपर, और वो चिराग से जीन बाहर निकला है। इमेजिन करो दोस्तों कि हम हमारे अपलाइन के प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से नहीं थे, लेकिन नीचे लेवल तक अच्छे लोग जब आते हैं ना, तो ऊपर वाले व्यक्ति का कब करियर बनता है पता ही नहीं चलता है। वो आपने करण अर्जुन पिक्चर देखा ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये बिजनेस में भी टीके रहे ना, आपके करण अर्जुन आएंगे। आज 1 वीक का मेरा बिजनेस, एवरेज बिजनेस जो आता है, एवरेज बीवी आता है, वो 1 करोड़ 40 लाख, 1.5 करोड़ बीवी का 1 वीक का बिजनेस आता है। हमारे क्रॉस लाइन किशोर आयरे साहब, उनका भी बिजनेस 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ का आता है। अगर आपके नीचे ये चिराग को घिसने से, अगर आपके नीचे इस चिराग को घिसने से दोस्तों एक किशोर आयरे और एक शंकेश वायल आएगा, तो 2,10,000 बाई डिफॉल्ट आपके लाइफ में आएगा। हमें करना क्या है, हमें हमारे डाउनलाइन को घिसने का काम करना है। और जिस प्रकार से हमने इस बिजनेस में पिछले 15 सालों में क्या किया, तो पेशेंस रखा, बाकी कुछ नहीं किया, और पेशेंस रख के काम किया। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, पेशेंस रखने से आज हमारा कारवा आगे बढ़ता गया। ज्यादा कुछ नहीं किया दोस्तों मैंने मेरे लाइफ में, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करने का काम किया। लोगों को मैं आज भी शो द प्लान दिखाता हूं,
इन 5 महीनों के पीरियड में मैंने भी मेरे डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में जोड़ा है, और पिछले 3 महीनों में मैंने अपने नए डायरेक्ट को जोड़ते हुए लगभग 22 लाख बीवी का धंधा किया है। और मेरे 22 लाख बीवी का जो बिजनेस मैंने लाया है डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके, वो सभी लोगों का मुझे जो बिजनेस मिल रहा है, इनकम जो मिल रहा है, वो ट्रिपल शॉट और 4 टाइम एक लेता हूं। एक ज्वाइनिंग लेता हूं तो 36% मिलता है, एक ज्वाइनिंग लेता हूं तो 48% मिलता है। आपके पास लोग जितना लेट जुड़ेंगे, आपके पास लोग जितना लेट जुड़ेंगे, उतना गुना ज्यादा आपको कमा के देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति पेशेंस की रिस्पेक्ट करता है, सक्सेस नाम का वर्ड उस आदमी की इज्जत करता है। हमने पेशेंस की रिस्पेक्ट की करके सक्सेस नाम का वर्ड आज हमारी इज्जत कर रहा है। आप देखिएगा, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, आप देखिएगा मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन हर हफ्ते 5.5-6 लाख 5.5-6 लाख 5.5-6 लाख रुपए का इनकम घर पे आता है। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल भी 5.5 पेटी आएगी। हर बुधवार को 5-5.5 पेटी आती है। एक 9 पास पढ़ा हुआ लड़का हफ्ते के 5.5 लाख रुपया कमा रहा है, तो क्या आप नहीं कमा सकते हो? आप भी कमा सकते हो, लेकिन आपको इस बिजनेस के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस नाम के वर्ड की पूजा करनी पड़ेगी, आपको इस पेशेंस नाम के वर्ड की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप इस शब्द की इज्जत करोगे, उस दिन दोस्तों सक्सेस नाम का वर्ड आपकी इज्जत करेगा। और पिछले 15 सालों में मैंने मेरे जीवन में सिर्फ पेशेंस रखा है और मेहनत की है। परिणाम क्या हुआ? जो फल मैंने नहीं मांगा था वो भी मुझे मिलना शुरू हो गया दोस्तों। तो आप जैसे अच्छे लोग मेरे जीवन में आए, जिससे मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आई। आज मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके बात करने का मौका दत्तूभाई पटेल साहब ने दिया, हरीश शेट्टीगर साहब ने दिया, जिनका हमेशा मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और ऐसे बड़े लोगों के संगत में रह के आज मेरे जीवन में भी रंगत आई। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ऊपर वाले भगवान ने मुझे इस बिजनेस में जुड़ने के बाद उन 5 स्टेप को करने की अच्छी बुद्धि दी, जिनको करने से मेरे घर पे हर हफ्ते पैसे आते। वही 5 स्टेप आप इस बिजनेस में, आपके जब तक सपने पूरे नहीं होते, जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं बनते हो, तब तक लिस्ट बनाने का काम कभी बंद मत करना। हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करना, लोगों को इनवाइट करने का काम कभी बंद मत करना। हमेशा लोगों को बिजनेस में इनवाइट कीजिएगा, और कभी भी इस बिजनेस में प्लान शो करने का काम कभी बंद मत करना। आज मेरा लगभग 180 करोड़ का बिजनेस होने के बावजूद भी आज भी मैं हर दिन 4 से 5 1-to-1 मीटिंग करता हूं। मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी मैं करता हूं। और मेरे दिमाग के अंदर रैंक नहीं है। अपने बिजनेस में सबसे डिसएडवांटेज कब आता है? जब आपको रैंक मिलती है ना, तब लोग हवा में चले जाते हैं, तब लोग अपलाइन की रिस्पेक्ट करना भूल जाते, तब लोग भूल जाते कि अपलाइन के सहयोग से हुआ है, कंपनी मैनेजमेंट के ट्रेनिंग से हुआ है। तब लोगों को ऐसे लगता है ये तो मेरी वजह से हुआ है। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं आपको एक कान मंत्र देना चाहूंगा, उस दिन से दोस्तों आपके बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप कभी मत कहना कि मेरी वजह से हुआ है, आप हमेशा ये कहो कि मेरी अपलाइन की वजह से हुआ है, क्योंकि जो आप कहोगे वही आपका डाउनलाइन कहेगी। आप अगर आपके डाउनलाइन से रिस्पेक्ट चाहते हो तो आप आपके अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। आप आपके डाउनलाइन से रिस्पेक्ट चाहते हो तो डाउनलाइन के जीवन में कंट्रीब्यूट करने की आदत डालो। जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना डाउनलाइन रिस्पेक्ट करेगी, और जितना आप चिराग को घिसोगे उतना अलादीन का चिराग में से वो जीन बाहर निकलेगा। जगुआर आएगी, मर्सिडीज आएगी, घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब होगा दोस्तों आपके लाइफ में। बस हमें उस चिराग को प्यार से घिसना है। तो जिस तरीके से इस बिजनेस में पिछले कई सालों से मैं हूं, और मेरे जीवन में हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन खुशी का दिन होता है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में अपने आप को टीके रखने का काम किया। मैंने पेशेंस रखे, और इस बिजनेस को समझने की जो अच्छी बुद्धि भगवान ने मुझे दी, वो अच्छी बुद्धि वो भगवान आज आपको यहाँ पे दे। और जो खुशियां मेरे जीवन में आई है
वो खुशियां आपके जीवन में आए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। भूल से भी अगर मेरे से कोई गलत वर्ड निकला रहेगा तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा ये प्रयत्न था कि मेरे जीवन में किस तरीके से मैंने अपने जीवन में सफर किया और उस सफर को करते करते आज किस तरीके से कामयाबी मेरे साथ में है, वही कामयाबी, उससे बड़ी कामयाबी आपको मिले, यही बताने की मैंने कोशिश की दोस्तों। जय हिंद, जय माई इलेक्शन दोस्तों। अरे वाह।